हाँ, so the locking that we have seen yesterday, that was like a kind of optimistic locking. And what is optimistic locking? A quick revision. I shared this slide with you yesterday, but I'm just reading it once again. When an user update or delete a row within a transaction, that row is locked and becomes read only for the other users. Obviously, the other users see the old values until transaction is committed by the first user. Okay, obviously, if other users try to modify or delete such locked row, then the transaction processing is blocked until that row is unlocked. Obviously, या फिर or or timeout or timeout. So options are available. Let us go ahead. Other users can insert into that table. Other users can insert into that table. Also, they can update or delete other rows. Please note that आप लोगों ने सिर्फ रो लॉक किया है, आप लोगों ने पूरा का पूरा टेबल लॉक नहीं किया है। आप लोगों ने सिर्फ रो लॉक किया है, पूरा का पूरा टेबल लॉक नहीं किया है। तो आप लोग दूसरे रोज को आप लोग अपडेट डिलीट कर सकते हो, आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज अलाउड। शायद ये भी मैंने कल करके दिखाया था। सिर्फ रो लॉक होता है तो क्या होता है? The locks are automatically released when commit or rollback is done by the first user. By the obviously first user I'm talking about, जिसने वो लॉक किया था। सो जब उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, it will get automatically commit or rollback, and the whole process is automatically done in MySQL. It is called as optimistic locking. So यहाँ पर आपको करने के लिए और कुछ नहीं बचा। Now I'm going ahead. Now I'm going ahead. शायद कल मैंने आपको ये भी बताया था, there is a concept called the table locking and there is a concept called the row locking. So मैंने आपको ये भी बताया था, by default MySQL does table locking. Row locking is possible only when the table is indexed on the column. And when the table is indexed on the column, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो प्राइमरी की से एक्चुअली इंटरनली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। अब व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज इंडेक्स, इसके चक्कर में अभी आप लोग ना पढ़ो। सिर्फ कल मैंने जो सिंटैक्स दिखाया था, अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, और उससे हम लोगों ने प्राइमरी की ऐड किया था, आपको आउटपुट आ गया था, उतना नॉलेज अभी के लिए काफी है। वी विल हैव अ सेपरेट सेशन on indexing, and then followed by we'll also have a session on a constraint, out of which we will definitely talk about what is primary key constraint, what is foreign key constraint, and even there will be like a separate discussion on how to do the alter table. But at least you have seen that मैंने आपको दोनों चीजें दिखाई थी कि अगर हम लोग बिना, अगर हमारे पास प्राइमरी की नहीं है और अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे रिकॉर्ड भी अपडेट या डिलीट नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल लॉक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने अल्टर टेबल करके जो मैंने प्राइमरी की ऐड किया था, उसके बाद में आप लोगों ने नोट किया है कि जो रिकॉर्ड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ओनली दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज गेटिंग लॉक्ड। लेट मी टेल यू वन गुड प्रैक्टिस यू रिमेंबर फॉर एवर। जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग कुछ तो नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, हम लोग कुछ कॉर्ड्स रूल्स पढ़ेंगे, एंड दिस कॉर्ड्स रूल्स नॉर्मलाइजेशन विल कीप टेलिंग मी दैट इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ टेबल विथ प्राइमरी की। आई रिपीट वंस अगेन, जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, you will realize that it will be always saying that it is always a good practice that create a table with the primary key. तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं, प्रोडक्शन में मैंने ऐसा कोई टेबल नहीं देखा है कि जहां पर लोग प्राइमरी की यूज नहीं करते। तो वहां पर प्राइमरी की वैसे भी होता ही है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और सिंस वहां प्राइमरी की होता ही है या फिर फॉरेन की होता ही है, सिंस द की इज देयर, सिंस इंडेक्सिंग इज बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड, तो प्रोडक्शन लेवल पे मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में जब आप लोग काम करोगे, यू विल ऑलवेज सी दैट कि यहाँ पर हमेशा रो लॉकिंग होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दोनों चीजें बता के रखी हुई है, आपने करके देखी होगी, आई एम वेरी श्योर। आज हम लोग कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लॉकिंग लॉकिंग देखा था, बट ये लॉकिंग ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग था। ओके, ये लॉकिंग ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग था। वैसे मेजोरिटी पीपल आर देयर, मैंने अभी तक बहुत बार देखा है कि लोग लेक्चर के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, स्लोली स्लोली बाद में गायब हो जाते हैं। सी टू इट दैट आज के सेशन में आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक, दिस लाइक वेरी स्मॉल टॉपिक, बट आफ्टर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी फिनिश, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जॉइंस। एंड जॉइंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, ऑब्वियसली एक लेक्चर में हम लोग जॉइन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जो इनिशियल आज के दिन में हम लोग जो जॉइंस पढ़ेंगे, दैट विल सेट अप सम बैकग्राउंड। ऑन द टॉप ऑफ इट, learning joins for you in like a subsequent sessions become very easy. So see to it that you do not ignore
or you do not miss out that, right? I'm going ahead. So ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, और मैं कह रहा है कि दिस इज ऑटोमेटिकली डन डन बाय MySQL। मैं फिर से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी स्लाइड्स है। अब मुझको कुछ और देखना है। यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली डन बाय MySQL, एंड व्हेन इट इज डन बाय MySQL, जब विद इन अ ट्रांजैक्शन आप लोग कोई तो रो अपडेट करते हो, मतलब जब मैं अपडेट का क्वेरी फायर करूंगा या जब मैं डिलीट का क्वेरी फायर करूंगा विद इन अ ट्रांजैक्शन, तब जाके लॉकिंग शुरू होता है। फिर से एक बार, जब मैं विद इन अ ट्रांजैक्शन कुछ तो अपडेट करूंगा या फिर डिलीट करूंगा, तब जाके लॉकिंग होता है। लेकिन लिसन केयरफुली, आई एम लुकिंग फॉर, सो मुझको लॉकिंग अब नहीं करना है, मुझको लॉकिंग इन एडवांस करना है। So sir, is there any way that I can do the locking in advance? मतलब क्या, before I fire update query, before I fire delete query, before I just permanently update that, क्या मैं उसको in advance उसको लॉक कर सकता हूँ? यू आस्क द क्वेश्चन। सर लेकिन ऐसे इन एडवांस लॉक करने की जरूरत क्या है, जब अपडेट करेंगे तभी हम लोग लॉक करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल समझो, सो आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा, एप्लीकेशन समझ में आएगा। सिंटैक्टिकली इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कमिंग बैक, आपने कभी वो ऐप देखे होंगे बुक माई शो एप्लीकेशन, या फिर आपने कभी ट्रेन रिजर्वेशन किया होगा, करेक्ट? सो आप लोग ट्रेन का रिजर्वेशन कर रहे हो या फिर बुक माई शो कर रहे हो, दीज आर द टिपिकल सिनारियोज जहां पर हम लोग कोई ना कोई तो काइंड ऑफ सीट बुकिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर बस का भी बुकिंग किया होगा, मैंने महाराष्ट्र का भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एसटी है, मैंने उसका भी ये देखा है, ऐप देखा हुआ है, तो वो लोग भी वहां पर कुछ तो कर रहे हैं। सो समथिंग सिमिलर वन, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई कि हमको कौन कौन से सीट्स चाहिए। So please note that on a first screen, yes, red bus and whatever. So on a screen हम लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है हमको, कि मुझको ये सीट चाहिए, ये सीट चाहिए, ये सीट चाहिए। So आपने वहां पर सीट सिलेक्ट कर लिया, आपने सीट सिलेक्ट कर लिया, तो क्या सीट इमीडिएटली रिजर्व हो जाता है? जैसे आपने सीट सिलेक्ट कर लिया, क्या सीट रिजर्व हो जाता है? नहीं, सीट रिजर्व कब होता है? ए कॉमन सेंस टू बी फॉलोड। अब ये मत कहना सर ये भी नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, ये डेटाबेस नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आफ्टर पेमेंट, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो मैंने सिलेक्ट कर दिए और मैं अगली स्क्रीन के ऊपर पहुंचू, तभी तक अगर बीच में से ये सीट चले गए तो ये आपको चल जाएगा क्या? इज इट अ गुड थिंग? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कब चाहिए, होना क्या चाहिए, कि जब मैंने सीट सिलेक्ट कर ली है तो वो सीट मेरे लिए रिजर्व होने चाहिए, परमानेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन सीट रिजर्व होनी चाहिए। अगली स्क्रीन के ऊपर मैं पेमेंट करूंगा, और पेमेंट करने के बाद में मैं उसको क्या कहते हैं, परमानेंटली मॉडिफाई भी कर दूंगा। स्टेटस इज लाइक इक्वल टू रिजर्व, अभी स्टेटस इज इक्वल टू अवेलेबल है, बाद में मैं उसका स्टेटस चेंज करके ये कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, ये हम लोग कब कर पाएंगे, अगली स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं हम लोग, इसी स्क्रीन के ऊपर उसको लॉक नहीं कर रहे, इसी स्क्रीन के ऊपर उसको लॉक नहीं कर रहे हैं। वहां पर जाके स्टेटस चेंज करने के बाद में, उसके बाद में लॉकिंग होता है बाय डिफॉल्ट। प्लीज नोट दैट, जो बाय डिफॉल्ट लॉकिंग होता है वो MySQL करता है, और MySQL बाय डिफॉल्ट लॉकिंग कब करता है, आफ्टर आफ्टर अपडेटिंग, आफ्टर अपडेट or delete row, after update or delete the row. So it is automatically done by the MySQL after updating the row or after deleting the row. It is automatically done by MySQL after updating a row or after deleting a row within transaction. लेकिन अब मैं क्या कह रहा, मैं यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझको उसको लॉकिंग करना है, मुझको उसको लॉकिंग करना है, लेकिन अपडेट करने से पहले करना है। तो मुझको उसके साथ लॉकिंग करना है, लेकिन अपडेट करने से पहले करना है। अपडेट तो मैं बाद में करूंगा, स्टेटस इज इक्वल टू रिजर्व करके, लेकिन उसको अपडेट करने से पहले मुझको लॉकिंग करना है। क्वेश्चन इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? एंड आई सेड यस इट इज पॉसिबल। और ये जब किया जाता है उसको कहा जाता है पेसिमिस्टिक लॉकिंग। ये जब का किया जाता है थोड़ा पेसिमिस्टिक लॉकिंग। सो पेसिमिस्टिक लॉकिंग में क्या होता है, आई सेड दैट इन दिस केस यूजर user can lock a row, user can lock a row
in advance before update or delete that row. बिफोर अपडेट और दैट रिलेट रो, ऑब्वियसली ये जो कुछ भी चल रहा है वो विद इन ट्रांजैक्शन ही चल रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो यूजर कैन लॉक अ रो इन एडवांस बिफोर अपडेट और डिलीट दैट रो. नाउ यू आस्क द क्वेश्चन, सर ये कैसे किया जाता है? डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंटैक्टिकली स्टोरी इज वेरी सिंपल. सिंटैक्टिकली आपको कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. सिंटैक्टिकली ये कैसे करते हैं? इट इज एज सिंपल एज दैट. यू गो अहेड, यू सिंपली से ऑब्वियसली स्टार्ट ट्रांजैक्शन. ये मत भूलना, मैं भी भूल गया था. सो पहले स्टार्ट ट्रांजैक्शन, एंड आफ्टर आई हैव डन स्टार्ट ट्रांजैक्शन, माय नेक्स्ट थिंग, अब मुझको कुछ तो मॉडिफाई करना है. सो अपडेट डीपीटी, वेट फॉर अ मिनट, एक लाइन मुझको और ऊपर लिखना है. एलओसी इज इक्वल टू, मेरे को करंट कौन से ये है ये भी मेरे को याद नहीं है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी. एक गिव मी मिनट, जरा मुझको फिलहाल तो करंट मेरे पास क्या है वो मेरे को देखने दो, क्योंकि इवन आई डोंट रिकॉल देम. सो MySQL minus u edac minus p edac. okay, all right. current state क्या है? okay, New York, this is okay, no problem. So I'm just going back. I want to make location is equal to Boston again, where DPT number is equal to 40. where DPT number is equal to 40. ये मैं करने जा रहा हूँ, मुझको भी पता है कि ये वर्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लॉकिंग यहाँ पर होने वाला है. मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको लॉकिंग यहाँ पर नहीं करना है. मुझको लॉकिंग कहाँ पर करना है? सो बिफोर आई डू द अपडेट, उससे पहले ही मुझको लॉकिंग करना है. क्वेश्चन इज इट पॉसिबल? माय आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, एंड दैट कैन बी डन by simply saying that you select star from department where dpt number is equal to 40. ए सिलेक्ट रो से, सिलेक्ट क्वेरी से लॉकिंग होता है? नहीं, सिलेक्ट क्वेरी से लॉकिंग नहीं होता है, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी के एंड में फॉर अपडेट ये स्पेशल कीवर्ड लगाने से लॉकिंग होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो पुटिंग सिलेक्ट क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरी के एंड में जब मैं फॉर अपडेट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम सेइंग दैट lock the row for updating. प्लीज नोट, अपडेट, फॉर अपडेट एंड फॉर डिलीट, ऐसे आपके पास दो अलग अलग कीवर्ड नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर लॉक द रो फॉर द अपडेट एंड फॉर द डिलीट ओवर देयर. लॉक द रो फॉर अपडेट एंड फॉर डिलीट देयर. सो दैट इज गोइंग गुड. तो अब मैं कह रहा हूं कि लॉक यहीं पर हो गया. अब यहां पर आके आपको लॉक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. एंड फाइनली, ऑब्वियसली, जब हम लोग इसको कमिट करेंगे या हम लोग इसको रोल बैक करेंगे, एट दैट टाइम द लॉक इज रिलीज. इन दिस केस लॉक विल बी रिलीज्ड, राइट? तो सर ये करके देखते हैं. ए भाई, लॉक हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ यू इंश्योर दैट द लॉक इज डन? हाउ डू यू इंश्योर दैट लॉक इज डन? ऑब्वियसली, अगर आपने लॉक किया है तो दूसरे यूजर को मॉडिफाई करने को अलाउड नहीं होगा, या दूसरे यूजर को डिलीट करने को अलाउड नहीं होगा. दैट इज अ सिंपल वे टू चेक इट. तो मैं काम करता हूं, ऑब्वियसली फॉर द सेकेंड यूजर मैं सिंपल कर रहा हूं. वैसे आप लोग अपडेट डिलीट की भी क्वेरी लिख सकते हो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फॉर दैट. फिलहाल तो मैं लिख रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ही लिख रहा हूं अपडेट. मैं जानबूझ के वापस एक बार, जैसे मैंने कल किया था, आई विल स्टिल कंटिन्यू इन द सेम वे. एक ईडैक यूजर और दूसरा मैं रूट यूजर कर रहा हूं, और जो मैंने कल किया था वही चीज मैं आज भी फॉलो कर रहा हूं. एक जगह पे मैं ट्रांजैक्शन चालू कर रहा हूं, दूसरी जगह पे मैं ट्रांजैक्शन चालू नहीं कर रहा हूं, सो दैट थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो चलो मुझको दो टर्मिनल ओपन करने दो, और जो कल मैंने जैसे पोजीशंस एडजस्ट किए थे, मैं आज भी वैसे ही एडजस्ट कर रहा हूं, सो दैट you don't forget the things, or you do not get confused. Okay, MySQL -u root -p DACDB में जाना है. Okay, done. And CLS, okay, no problem. CLS, no problem. And here we begin. ये सारे कमांड मैंने लिखे हुए हैं, सिर्फ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सारे कमांड एक के बाद में एक छापने से कुछ नहीं होने वाला है. प्लीज फॉलो द ऑर्डर. द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग दैट स्टार्ट ट्रांजैक्शन ओवर हियर.
I have started transaction over here. Very good. After I started the transaction over here, I'm saying that select star from DPT, where DPTNO is equal to 40. A DPTNO is equal to 40. इसमें कुछ लॉकिंग वगैरह नहीं होता है. But if I write it for update over here, now I'm saying that locking is done. Now it is locked. Select तो हो ही रहा है, but at the same time lock भी हो गया. Sir, what is the proof? Lock हो गया. You go ahead and you simply say that select star from DPT, where आप लोग यहाँ पर अपडेट की क्वेरी ट्राई करो, इवन आप लोग डिलीट की क्वेरी ट्राई करो. अगर आप लोग अपडेट की क्वेरी ट्राई करो, इवन डिलीट की क्वेरी ट्राई करो, there is no problem. So select star from DPT, where DPTNO is equal to 40. Select star from DPT, where DPTNO is equal to 40. And again ये वापस से सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को भी जाके आगे जाके अपडेट करना है. एंड नाउ यू फाइंड दैट दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड. अब ये कब तक ब्लॉक्ड है? जब तक इसका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक. सो आई एम सिंपली सेइंग दैट लोकेशन इज इक्वल टू बोस्टन, वेयर DPTNO इज इक्वल टू 14. यहाँ पर लॉक नहीं होने वाला है, ए लॉक तो ऑलरेडी हो चुका है, करेक्ट. एंड नाउ आई एम सेइंग कमिट. मोमेंट आई सेड कमिट, यहाँ का मेरा लॉक चला गया, यहाँ का लॉक रिलीज हो गया, बट नाउ इट इज गेटिंग लॉक्ड फॉर द सेकेंड यूजर. नाउ इट इज गेटिंग लॉक्ड फॉर द सेकेंड यूजर. अब सेकेंड यूजर भी उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकता है. एब्सोल्युटली नो ट्रबल, एब्सोल्युटली नो ट्रबल. एंड दिस इज बेसिकली द आइडिया. मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ. कल जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था तब भी लॉकिंग हो रहा था, लेकिन कल लॉकिंग कब हो रहा था? कल लॉकिंग हो रहा था जब मैं अपडेट की क्वेरी फायर कर रहा था या डिलीट की क्वेरी फायर कर रहा था, तब जाके लॉकिंग हो रहा था. आज मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं ऐसे मत करो. आज मैं कह रहा हूँ कि जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपडेट तो मैं बाद में करने वाला हूँ, लेकिन अपडेट बाद में करने से पहले इन एडवांस मैं पहले उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. एंड व्हेन आई एम डूइंग सिलेक्ट, at that time only, at that time only the lock is acquired. Lock is acquired. Obviously the lock is still released when we are doing commit or when we are doing rollback. So हम लोग commit या rollback कर रहे हैं तो हमारा lock release हो जाएगा. That is not a problem. That is not a problem. मैं कहाँ पर था? It is there. तो मैंने जो commands follow किए उसका sequence कुछ ऐसा था. This was my first command. This was my second command. This was after this. Then I was showing you this was my third command, and I found that यहाँ पर it is like blocked. This one is blocked, and after that you say that like a fourth command that I tried, and obviously the lock will be released when I given the fifth command. And then now in this particular case, when it is done, so what happened on the sixth step? जैसे वहां का लॉक रिलीज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? In this particular case, now row is locked for this user transaction, right? So these are all the steps. ये मैंने आपको करके दिखाया. अब by the way, इस लॉकिंग में हम लोगों ने क्या किया? We are locking the record before doing update और delete operation manually. ये जो मैन्युअल लॉकिंग होता है इसको कहा जाता है पेसिमिस्टिक लॉकिंग. नाउ यू आस्क द क्वेश्चन, सर व्हिच वन इज बेटर? टू बी फ्रैंक, बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस करता है वो बेटर होता है. ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग इज गुड, बट आई टोल्ड यू सर्टेन सिनेरियो, स्पेशलाइज सिनेरियो, मेनली द रिजर्वेशन काइंड ऑफ स्टफ जब आप लोग इंप्लीमेंट करते हो, ऐसे केस में यूजुअली लुक फॉर पेसिमिस्टिक लॉकिंग. और वो कैसे किया जा सकता है वो मैंने आपको करके दिखाया. आप लोगों ने इसको करके देखने की कोई जरूरत नहीं है. जब आप लोग लैब में जाओगे तो आप लोग करके देखना. आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट एट द मोमेंट. ऑब्वियसली ये करने के लिए आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, निखिल, आई एम रियली एक्सपेक्टिंग दैट प्राइमरी की जो हम लोगों ने कल सेट किया था वो आप लोगों ने आज भी सेट करके रखा हुआ है. अगर मैं प्राइमरी की सेट नहीं किया है, देयर आर लाइकली चांसेस दैट यू आर लॉकिंग द होल रिकॉर्ड्स, सॉरी लॉकिंग द होल टेबल. Whatever that we have discussed, it is just quick review. What is that? Manually locking the row in advance before issuing update or delete is known as pessimistic locking. It's like very easy. Second thing, this is done by appending for update to the select query. So हम लोग select query से यहाँ पर locking कर रहे हैं. Please understand that. Next, it will lock all selected rows
until transaction is committed or transaction is rolled back. You know that? या फिर और ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपको पता है व्हाट इज अनदर वे, अगर नॉट कमिट और रोल बैक तो और रास्ता क्या है, और टाइम आउट. डोंट फॉरगेट दैट. यहाँ पर मैंने स्लाइड में अननेसेसरी टाइम आउट लिख के और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाया है. आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट. एंड देन नेक्स्ट, if these rows are already locked by the another user, the select operation is blocked until row until row lock is released. Until row lock is released. That's it. This is a concept you call it the pessimistic locking. So as I said that अगर आपने ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग कल करके देखा होगा, तो आज पेसिमिस्टिक लॉकिंग आपके लिए कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे ऐसी कोई बात नहीं है. डेफिनेटली ये भी आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हो. आज मैंने आपके लिए काम किया, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल के रखे हैं 1 2 3 4 5 6 so that you understand the sequence in which you can try to give the command. If you have any good question, you are welcome. If not, I would say that this transaction topic के बारे में जितना conceptual discussion करना चाहिए था उतना हम लोगों ने कर लिया है. एंड आई गेस जितने सारे क्वेश्चंस मुझको ट्रांजैक्शन के बारे में पहले दिन से लोग पूछ रहे थे, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर अप ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल. कि मल्टीपल लोग अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा, फिर ये लॉकिंग एग्जैक्टली कैसे होता है, फिर लॉकिंग नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे. आई गेस ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आई हैव शोन यू, राइट. प्लीज नोट, ये ऑटो कमिट वाला झंझट मैंने कल ही बताया था कि मैं ऑटो कमिट को बाय डिफॉल्ट जो 1 है मैं वही रख रहा हूं. मैं ऑटो कमिट के सेटिंग को चेंज नहीं कर रहा हूं. ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस से बता रहा हूं. मेरे दोनों तरफ मैंने ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1. दैट इज स्टिल ट्रू. डू नॉट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज. प्रथमेश सेकंड वाले में ऑटो कमिट होगा ना, आई गेस मैंने आपको बताया. प्रथमेश, यस दैट इज ट्रू, बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट है. इसका एप्लीकेशन क्या है प्रसाद, मैं एप्लीकेशन ही बता रहा था. ये आपके जो सारे सेल्स है कि यू वांट टू रिजर्व समथिंग बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग टू पे, या फिर जहां पर हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन काइंड ऑफ एप्लीकेशंस है, वहां पर टिपिकली हम लोग इसको यूज करते हैं. बुक माई शो और लेट्स से रेड बस और समथिंग लाइक दैट. दीज आर द सर्टन सिनारियोज जहां पर ये यूज करते हैं. नॉट एवरी एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो कुछ भी डिफॉल्ट होता है दैट इज बेस्ट. आई होप प्रसाद दैट इज फाइन. Most of the projects we will do optimistic locking. रितेश, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हम लोग ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग करते हैं. पेसिमिस्टिक लॉकिंग हम लोग किसी किसी प्रोजेक्ट में करते हैं जहां पर ये पेमेंट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड, अदरवाइज नॉट. ओके, शुभम करके देखो. और प्लीज जब आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जब लोग डेटाबेस में काम करते हो, तो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दैट यू आर फॉरगेटिंग समथिंग. आपने ये कुछ भूलना ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है. करेक्ट. सो यू ऑलवेज से दैट डेटाबेस के ऊपर जो लोग काम करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू शुड बी पेइंग अटेंशन. कल भी कुछ लोगों ने मिस्टेक किए थे, इट्स ओके. अभी आप लोग एब्सोल्यूट बिगिनर्स हो, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ ना स्टेप्स में मिस कर गया. बट जब आप लोग एक्चुअल काम करने के लिए कोशिश करोगे, सी टू इट दैट यू नीड हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देयर. करके देखो क्या होगा. Remember that if your row is locked by one user, it will not be released by another user. जिसने लॉक किया है वही उसको अनलॉक कर सकता है. दैट इज द बेसिक रूल ऑफ डेटाबेस. जिसने लॉक किया है वही उसको अनलॉक कर सकता है. तो सर दूसरे यूजर ने क्या किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर यू टेक अ लुक एट दिस. अगर यहाँ पर आपने रो लॉक किया है, अगर आपने यहाँ पर रो लॉक किया है, तो यहाँ पर क्या सेटिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर क्या सेटिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक इसका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाता, जब तक इसका ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाता, तब तक रो अनलॉक नहीं होने वाला, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेटिंग्स ऑफ अदर. जिसने लॉकिंग किया है वही सिर्फ उसको अनलॉक कर सकता है. these are the very basic rule of database, not even database, these are the very basic rule of operating systems. Correct. I hope Akshay you got the answer to your question. Is there any default timeout when we use for update? Yes, I guess default timeout is there. Default timeout is also there. Let me just check it. अच्छा हुआ, this was a good question. अभिजीत का क्वेश्चन अच्छा है. हेल्प सिलेक्ट,
एंड ड्यूरिंग हेल्प सिलेक्ट आप लोगों ने शायद यहाँ पर कहीं पर तो फॉर अपडेट देखा होगा. दिस फॉर अपडेट वी हैव गिवन एंड देन फॉर अपडेट, फॉर अपडेट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं. वी कैन डू अ काइंड ऑफ लॉकिंग, और यहाँ पर ये वेट करवाना है, नहीं वेट करवाना है, लॉकिंग स्किप करवाना है. सो देर आर सर्टन डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन. हर एक ऑब्वियसली लॉकिंग के लिए कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट पीरियड होता ही है. ऐसे से दैट नियर बाय 2 minutes or something like that, it is by default available, right? Abhijit, I hope you got the answer to your question, right? Chalo. Now with this, श्याम हैज गॉट अ क्वेश्चन. एक यूजर ने रो को लॉक करके रखा है और बाद में दो नए यूजर ने उसी रो को एक्सेस करने की कोशिश की है. ऑब्वियसली जब तक पहला वाला अनलॉक नहीं होता दूसरे को चांस नहीं मिलेगा. सर लेकिन पहला वाला अनलॉक होने के बाद में दूसरे वो जो दो बचे हुए हैं जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको चांस मिलेगा? टू बी फ्रैंक, नाउ इट डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरडीबीएमएस. तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है श्याम. इट डिपेंड्स ऑन आरडीबीएमएस बनाने वाले ने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है. one of the implementation that I usually say, one of the implementation that I usually say that most of the RDBMS they use kind of a concept of request queue. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था रिक्वेस्ट क्यू. तो जितने सारे ऐप, जितने सारे क्वेरीज क्लाइंट से लेके सर्वर के पास आते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल द क्वेरीज आर पुट इनटू द रिक्वेस्ट क्यू, और बाद में रिक्वेस्ट क्यू के अंदर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं. सो दिस इज लाइक अ कॉमन इंप्लीमेंटेशन, कॉमन इंप्लीमेंटेशन, बट ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. 6 पॉइंट इन कोड शेयरिंग, 6 पॉइंट इन कोड शेयरिंग नहीं है. ये मैंने सिर्फ सीक्वेंस बताया है कि जब कभी यहाँ पर कमिट हो जाएगा, जब कभी हम लोग यहाँ पर कमिट हो जाएगा तो ये लॉक रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ का लॉक रिलीज हो जाएगा इट विल बी लॉक्ड बाय द अनदर यूजर. आई होप गिरिजा शंकर इट इज क्लियर. जब यहाँ का लॉक रिलीज हो जाएगा, नाउ इट इज लॉक्ड फॉर द सेकेंड यूजर. नाउ इट इज लॉक्ड फॉर द सेकेंड यूजर. इज दैट क्लियर नाउ? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी वांट टू डू समथिंग मोर सीरियस वर्क, समथिंग मोर सीरियस वर्क. एज आई सेड दैट ट्रांजैक्शन इज लाइक वन ऑफ द टॉपिक. यहाँ पर आपको ज्यादा कंसेप्चुअल समझ में आना ज्यादा जरूरी है देन द कोर प्रैक्टिकल. कोर प्रैक्टिकल हम लोग जब इसके करते हैं, इसके जो एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम लोग वो डेटाबेस के लेवल के ऊपर नहीं करते. एज ए डेवलपर उसके प्रैक्टिकल्स हम लोग जावा के थ्रू या फिर नोड जेएस के थ्रू, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं. जस्ट टू टेल सम पॉइंट्स, जस्ट टू टेल सम पॉइंट. मुझको पता है दिस इज टू अर्ली, आप लोगों को जावा नहीं आता है, लेकिन मैं लिख के रखता हूं. जब कभी आप लोग जावा पढ़ोगे तब जाके इसको कनेक्ट करना, तब जाके आपको इसको कनेक्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि जो कुछ भी हम लोग डेटाबेस में पढ़ रहे थे वही चीजें जावा में भी चलने वाली है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ डेटाबेस कनेक्टिविटी. सो वी हैव गॉट जावा एप्लीकेशन. मैं कल से बता रहा हूं, उसके बाद में मैं जाऊंगा जॉइंस के ऊपर. ए वी हैव गॉट जावा एप्लीकेशन. हेयर वी हैव गॉट आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस को जब कनेक्टिविटी करते हैं, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से जब कनेक्टिविटी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. उसको हम लोग कहते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. सो यहाँ से यहाँ पर आपको सिक्वल क्वेरी भेजनी है, एंड देन आरडीबीएमएस will do the execution, and whatever is the result it will send it back to the java application. ये ऐसा कुछ हम लोग करते हैं. तो सर आरडीबीएमएस में ट्रांजैक्शंस होते हैं? यस, आरडीबीएमएस में ट्रांजैक्शन होते हैं. तो सर जावा में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या? स्टार्ट ट्रांजैक्शन और कमिट जैसे कमांड देते हैं क्या? आंसर इज नो, हम लोग ऐसे कमांड नहीं देते. तो सर हम लोग कैसे कमांड देते हैं? प्लीज नोट दैट यहां पर हम लोग लिखते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन. स्टार्ट ट्रांजैक्शन से क्या होता है अभी आपको पता है, ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, और इंटरनली क्या होता है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है. उसके बाद में हम लोग वन और मोर क्वेरीज लिखते हैं, दैट वी नो. एंड आफ्टर दैट या तो हम लोग कमिट करते हैं, या फिर या फिर हम लोग रोल बैक करते हैं, या फिर हम लोग रोल बैक करते हैं. ये अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब हम लोग यही चीज जावा में करने के लिए जाएंगे, जब हम लोग जावा में करने के लिए जाएंगे, तो हाउ एग्जैक्टली जावा विल डू दैट? प्लीज नोट दैट जावा में अगर आपको ट्रांजैक्शन शुरू करना है तो हम लोग स्टार्ट ट्रांजैक्शन का कमांड नहीं लिखेंगे. वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? वहां पर हम लोग लिखेंगे कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट,
कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स। सो हम लोग वहां पर लिखेंगे सेट ऑटो कमिट फॉल्स। प्लीज नोट, सिंटैक्स के ऊपर फोकस मत करो, जस्ट पॉइंट ओवर हेयर इज दैट कि कंसेप्चुअली डूइंग दिस एंड डूइंग दिस, दीज आर द सिमिलर थिंग्स, एंड देन समथिंग सिमिलर ओवर हेयर। यहाँ पर जब हम लोग कमिट करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर बीच में आप लोग क्वेरीज एग्जीक्यूट करोगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कनेक्शन डॉट कमिट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कनेक्शन डॉट रोल बैक, जो भी आपको करना है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर what is done into the Java, and that is the reason मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ, ये जो कमेंट्स आप लोग पढ़ रहे हो, ये जो कमेंट्स आप लोग पढ़ रहे हो, सॉरी कमांड्स आप लोग पढ़ रहे हो, those commands are not important because these commands are not going to be used in Java, but the concepts are important। कि यहाँ पर स्टार्ट ट्रांजैक्शन होता है, जावा में हम लोग स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड नहीं देते, लेकिन वहां पर एक सिंटैक्स है सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू फॉल्स, इससे हम लोग ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पर कमिट नाम का कमांड है, ये कमांड हमको वहां पर नहीं यूज करना है, लेकिन वहां पर कनेक्शन डॉट कमिट नाम की मेथड है। जो बचे हुए सारे क्वेरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, ये क्वेरीज आपको आने जरूरी है सिंटैक्टिकली, क्योंकि जब हम लोग जावा में से करेंगे, जब हम लोग डॉटनेट में से करेंगे, जब हम लोग नोड जेएस में से करेंगे, आप लोग कहीं से भी करो, क्वेरीज वहां पर आपको लिखने पड़ते, एक क्वेरीज आपको वहां से लिखने पड़ते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो बचे हुए जो क्वेरीज है, दोज आर इंपॉर्टेंट, वहां पर क्वेरी का सिंटैक्स आना चाहिए। एज फार एज ट्रांजैक्शन आर कंसर्न, आपको उसके कंसेप्ट आने चाहिए, बिकॉज सिंटैक्स एज इट इज गोइंग टू बी डिफर। मैंने पर्पसफुली ये बताया है, आपको जावा नहीं आता है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। जब कभी आपका जावा का जेडीबीसी का टॉपिक पढ़ा के हो जाएगा, यूजुअली वो जावा का लास्ट लेक्चर होता है, तब ये स्लाइड वापस से ओपन करना और तब इसको रिकॉल करने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना कि जावा के अंदर के कंसेप्ट और यहाँ के कंसेप्ट कैसे मैप हो रहे हैं। एनीवे, दैट्स इट। आई गेस दिस इज लाइक इनफ ऑफ नॉलेज, एंड now we should go ahead and we should start discussing how we can fetch the data, how we can fetch the data, from the multiple tables। अभी तक हम लोग जितने सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लीज नोट दैट, हमने इंसर्ट किया, एक टेबल में एट ए टाइम इंसर्ट किया, हमने अपडेट किया, एक टेबल में एट ए टाइम अपडेट किया, हमने डिलीट किया, एक टेबल में से डिलीट किया। अभी तक हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, एक टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे तो वेयर क्लॉज लगा के कर रहे हैं, चाहे ग्रुप बाय लगा के कर रहे हैं, चाहे ऑर्डर बाय लगा के कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी डेटा हम लोग अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, all that particular data we are working from a single table only। बट यू नो रियल वर्ल्ड में जब एक्चुअल हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, हम लोग सारा डेटा, आपके प्रोजेक्ट का जितना सारा डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा हम लोग एक एक टेबल में नहीं डालते। तो आगे जाके हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे, करेंगे, मतलब मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग करोगे। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आप लोग प्रोजेक्ट करोगे। टू बी फ्रैंक, अभी तक जितना नॉलेज मैंने आपको दिया है, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आप लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट टेबल आपको आता है, प्लीज नोट, क्रिएट टेबल आपको आता है। और एक बार अगर आपको क्रिएट टेबल आता है, तो आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसके डेटा टाइप्स क्या लेने हैं, ऑल दैट नॉलेज यू ऑलरेडी हैव। ऑब्वियसली सिर्फ डेटाबेस यूज करके प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता, लेकिन कम से कम टेबल क्रिएशन करने का या फिर डेटा एंट्री का करने का काम, ये आप लोग करके देख सकते हो, ये काम आप लोग करके देख सकते हो। आप लोगों ने वहां पर नोट किया था। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो हम लोग बना रहे हैं, तो सर ये लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास यूजर्स है, लाइब्रेरी के लिए हमारे पास बुक्स है, लाइब्रेरी के लिए हमारे पास इश्यू रिकॉर्ड्स है, लाइब्रेरी के लिए हमारे पास पेमेंट्स है। तो सर डू यू वांट टू से दैट ये सारा का सारा जो डेटा है, ये हम लोग पूरा का पूरा डेटा एक ही टेबल में रखेंगे? डू यू बिलीव दैट? इट विल बी लाइक यूजफुल कि हम लोग सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में रख देते हैं, कि क्या बोलते हैं, यूजर्स भी उसी टेबल में, पेमेंट्स भी उसी टेबल में, इश्यू रिकॉर्ड भी उसी टेबल में, बुक्स भी उसी रिकॉर्ड में, और कॉपीज भी उसी इसमें? अगर ऐसा करोगे, देन इट विल बी फुल ऑफ chaos, और वो कॉलम के डेटा टाइप क्या लोगे, कॉलम के नाम क्या लोगे? आई गेस देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। रादर जब हम लोगों ने सी में किया था, तभी भी हम लोगों ने कोशिश की थी, हम उसको अलग अलग फाइल्स में डिवाइड कर रहे थे। अलग अलग फाइल्स में डिवाइड करने का एडवांटेज ये था कि हर एक फाइल को रीड करना हमारे लिए आसान बन गया। आप सोचना, अगर आप लोग सब कुछ एक फाइल में डालते तो आप लोग भी पागल हो जाते। हाउ डू यू रीड दैट फाइल? रीडिंग फाइल इटसेल्फ वुड हैव बिकम अ हेडेक फॉर यू। तो ऑब्वियसली जब हम लोग डेटाबेस में अगर वही प्रोजेक्ट फिर से करने की अगर सोचे,
वही प्रोजेक्ट अगर फिर से करने की सोचे तो हम लोग वापस से 5 अलग-अलग टेबल बनाएँगे। बुक्स का अलग टेबल बनाएँगे, बुक कॉपीज़ का अलग टेबल बनाएँगे, आपके यूज़र्स का अलग टेबल बनाएँगे, पेमेंट्स का अलग टेबल बनाएँगे और आपके जो इश्यू रिकॉर्ड्स है, जो बुक लेने-देने का जो रिकॉर्ड है, सो उसका हम लोग अलग टेबल बनाएँगे। अब क्वेश्चन इज़ दैट लिसन केयरफुली, जो बुक्स का टेबल होगा, मैं यहाँ पर अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको केस स्टडी, आपका मिनी प्रोजेक्ट याद आ रहा है। तो बुक का जो टेबल होगा, वहाँ पर बुक के टेबल में सिर्फ़ बुक के बारे में की इन्फॉर्मेशन है। बट बुक कॉपीज़ के टेबल में सिर्फ़ बुक आईडी लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम इज़ दैट आप लोग बुक का सारा इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार कॉपीज़ में नहीं लिखना चाहते। क्यों नहीं लिखना चाहते? आपने नोट किया है, एक बुक के 10 कॉपीज़ हो सकते हैं। अगर एक बुक के 10 कॉपीज़ हो सकते हैं, तो 10 बार उस बुक का नाम, 10 बार उसके ऑथर का नाम, 10 बार उसके सब्जेक्ट का नाम, बार-बार रिपीट करने का मतलब क्या है? Does it really make any sense? I said, no, there is no point in repeating the same data again and again. मैं फिर से एक बार बता रहा हूं जो एग्जांपल मैंने दिया था. I said that बुक के टेबल में हम लोग कह रहे थे कि बुक की इंफॉर्मेशन होगी, बुक का आईडी होगा, बुक का नेम होगा, बुक का ऑथर होगा, बुक का सब्जेक्ट होगा, बुक का प्राइस होगा. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बुक्स के टेबल में रख दी. क्वेश्चन इज दैट सर बुक कॉपीज के टेबल में हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से रखेंगे क्या? आई सेड दैट दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एक बुक के 10-10 कॉपीज हो सकते हैं। अगर 10 कॉपीज होंगे, अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से इस टेबल में लिख दी, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ये हो जाएगा 10 बार ये इंफॉर्मेशन रिपीट होगी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट 10 बार ये इंफॉर्मेशन रिपीट होगी एंड दैट इज नॉट समथिंग गुड दैट वी आर डूइंग। दैट इज नॉट समथिंग गुड दैट वी आर डूइंग, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर एक एक टेबल में सिर्फ मेन डेटा रखो और दूसरे टेबल में उससे रिलेवेंट डेटा रखो, लेकिन पूरा का पूरा डेटा वापस से डुप्लीकेट मत करो, क्योंकि आपको आपके हार्ड डिस्क का स्पेस भी बचाना है, क्योंकि आपको आपके हार्ड डिस्क का स्पेस भी बचाना है। तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग कहते हैं रिलेशन मैनेजमेंट, एंड दैट इज द रीजन वो जो आरडीबीएमएस था, आरडीबीएमएस का नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि आपका डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड है एंड योर टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। योर टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जिन लोगों का मेमोरी लॉस हो चुका होगा, केस स्टडी भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको यहाँ का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ का एग्जांपल देता हूँ जो आई एम वेरी श्योर आपको याद आता होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस ये दो मैंने चीजें ओपन किए। लेट मी जस्ट क्लोज वन, let me just close one so that we are not unnecessarily confused. Exit, exit, हाँ। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यहां पर मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। आप लोगों ने नोट किया मेरे पास एम्प्लॉइज है 14 एम्प्लॉइज, वेरी गुड। और ये 14 एम्प्लॉइज कौन से डिपार्टमेंट्स में है? तो यहाँ पर मेरे डिपार्टमेंट्स अलग से हैं। आपने नोट किया है जो डिपार्टमेंट का जो नाम है और डिपार्टमेंट का जो लोकेशन है, डिपार्टमेंट का जो नाम है, डिपार्टमेंट का जो लोकेशन है, वो आप लोगों ने बार बार रिपीट नहीं किया है। इवन दो देर आर लाइक एक डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास 3 एम्प्लॉइज है, एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने 3 एम्प्लॉइज है, तो क्या आपने 3 बार, तो क्या आपने 3 बार अकाउंटिंग इन न्यूयॉर्क रिपीट किया है? हैव यू लुक एट दिस? अगर मैं 3 बार उसको रिपीट करूंगा तो अननेसेसरी उतना डिस्क स्पेस वेस्ट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था बुक और बुक कॉपीज की, अब मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय की। आई होप आपका इतना भी मेमोरी लॉस नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, वो सर वो उसको हम लोगों ने बहुत दिनों पहले किया था, ये तो भी आपको याद है। एंड दैट इज द रीजन द होल डेटा इज नॉट केप्ट इन अ सिंगल टेबल, योर डेटा इज डिवाइडेड इनटू द टू टेबल। कि एम्प्लॉय रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय के अंदर रखा है, डिपार्टमेंट के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट के अंदर रखा है, और इन दोनों को जो कनेक्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए देर इज सम कॉलम देयर, देर इज सम कॉलम देयर। कॉलम का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलम के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए समथिंग इज देयर, और इसी को मैं कह रहा हूं दिस इज नथिंग बट आई कॉल इट इज अ रिलेशंस। दिस इज नथिंग बट आई कॉल इट इज अ रिलेशंस। इज द कंसेप्ट इज क्लियर दैट टेबल्स आर रिलेटेड का मतलब क्या होता है? टेबल्स आर रिलेटेड जब हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? पहले दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन सर अभी तक हम लोग कुछ रिलेशन जैसा कुछ किया ही नहीं था, हमने सिर्फ टेबुलर देखा था।
आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हाउ द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. दिस वन ऑफ द एग्जांपल आपको दिख रहा है. बट इन फ्यूचर थिंग्स मे गेट इवन मोर कॉम्प्लेक्स. अभी मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की, लेकिन इन फ्यूचर आई कैन से दैट, लिसन केयरफुली, एम्प्लॉय अभी मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉय के एड्रेसेस नहीं है. सर एम्प्लॉय तो मेरे पास है, लेकिन एम्प्लॉय के एड्रेसेस नहीं है. कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, आई वांट टू स्टोर देयर एड्रेसेस एज वेल. तो क्या एम्प्लॉय के टेबल में ही घुसा दोगे क्या? आई सेड दैट नॉट अ गुड आइडिया. तो मैं एड्रेसेस का अलग से टेबल बनाऊंगा. एम्प्लॉय का टेबल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रखेगा, और नहीं, ये लोकेशन जो है, दिस लोकेशन, प्लीज नोट दैट, डू नॉट मिक्स अप योरसेल्फ. ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन माइट बी योर ऑफिस लोकेशन. ये कौन से ब्रांच में काम करता है, ये डिपार्टमेंट का लोकेशन है, ये एम्प्लॉय का लोकेशन नहीं है. मैं एम्प्लॉय का एड्रेस की बात कर रहा हूँ. मैं एम्प्लॉय के एड्रेस की बात कर रहा हूँ. सो एम्प्लॉय का जो होम एड्रेस है, एम्प्लॉय का जो परमानेंट एड्रेस है, सर वो परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है. सो इंस्टेड ऑफ उसको एम्प्लॉय के टेबल में घुसेड़ने से अच्छा है हम उसका अलग से एक टेबल बनाएंगे. उसको हम लोग कुछ तो नाम देंगे एड्रेसेस टेबल, और हम लोग उस एम्प्लॉय टेबल को और एड्रेस के टेबल को भी कनेक्ट करेंगे. That could be an example. Another example I will give you. Don't you think that one there might be meetings in a company? अगर आपके कंपनी में कुछ मीटिंग्स हैं, तो एक मीटिंग में 10-15 एम्प्लॉय जाते हैं. एक मीटिंग में 10-15, 4-5 एम्प्लॉय जाते हैं, व्हाटएवर यू से. एक एक मीटिंग में 4-5 एम्प्लॉय जा रहे हैं, या फिर एक एम्प्लॉय को 10-15 मीटिंग अटेंड करने पड़ रहे हैं. अगेन, मीटिंग कैन बी अ सेपरेट टेबल. A meeting can be a separate table, and your employee itself can be a separate table. But again, you need some sort of a connectivity between these two table, so that employee को पता चले उसके meetings कौन से हैं, और meetings को पता चले उनके अंदर कौन कौन से employees आने वाले हैं. I hope the picture is clear. And this sort of stuff अगर आपको generate करना है, I'm just giving you kind of an example that your tables can be there. There can be like a multiple tables, and the example is in front of you. I'm just trying to tell you. We have got, for example, employees table. Employees table, we have got, let's say, employee number, we have got, let's say, employee name, we have got department number, we have got, let's say, manager, and we also have got something called departments. यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज. इसको क्या क्या है, इसको डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि अन्य सिर्फ मुझको डायग्राम बढ़ा के मेरा स्लाइड खत्म नहीं करना था. सो आई जस्ट रिटन इन शॉर्ट, यू जस्ट टेक द इसेंस फ्रॉम दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वन डिपार्टमेंट इज हैविंग मल्टीपल एम्प्लॉइज. द स्टार रिप्रेजेंट मेनी. Star represent many and one represent one. So one department have many employees. Okay, that is good. But by the way, one employee will have only one permanent address. नहीं, एक एम्प्लॉय को मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं. यहाँ पर मैं एम्प्लॉय के परमानेंट एड्रेस को स्टोर करना चाहता हूँ. अगर परमानेंट एड्रेस को स्टोर करना है, तो एक एम्प्लॉय को एक ही परमानेंट एड्रेस होना चाहिए. सो हियर आई एम सेइंग दैट यू कैन हैव एम्प्लॉय नंबर, you can have, let's say, taluka, you can have, let's say, district. And now what I'm saying is that one employee will have one address. Oh, that is interesting. I'm just going ahead. What about meetings? As far as meetings are concerned, we can have, let's say, meeting number, we can have meeting topic, कि किस बात का मीटिंग होने वाला है. एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव अ मीटिंग वेन्यू. ये कॉन्फ्रेंस हॉल 1 में होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल 2 में होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर सीईओ के केबिन में होगा. ये मीटिंग कहाँ पर होगा, ये उसका कुछ तो वेन्यू हो सकता है. व्हाट आई एम सेइंग, दिस रिलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम सेइंग दैट इट इज काइंड ऑफ अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. जहां पर मैं कह रहा हूं वन एम्प्लॉय कैन गो in a multiple employee, one employee can go to the multiple meetings, and obviously one meeting will have multiple employees. One meeting will have multiple employees. So यहाँ पर ये जो relationship है, इसको हम लोग कहते हैं kind of many to many relationship. और एक चीज, अभी आप लोगों ने एम्प्लॉय के टेबल में देखा है कि देर इज समथिंग कॉल्ड मैनेजर. हर एक एम्प्लॉय को कोई ना कोई तो मैनेजर है. हर एक एम्प्लॉय को कोई ना कोई तो मैनेजर है. सो यू कैन ऑलवेज से दैट वन एम्प्लॉय विल हैव वन मैनेजर, बट अदर वे अराउंड एक मैनेजर के अंडर मल्टीपल एम्प्लॉयज आ सकते हैं. एक मैनेजर के अंडर मल्टीपल एम्प्लॉयज आ सकते हैं. सो हियर आई एम सेइंग दैट दिस टेबल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वेयर यू से दैट वन मैनेजर हैव multiple employees working under him. One manager having multiple employees working under him. So you find that यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, these are 4 main types of relations.
Which are four types of relation? There can be one to one, and I have given you example employees and address. This example one to many kind of example. A one to many, you find that employee, sorry, not ulta kya kiya maine, departments and employee. Many to one, प्लीज नोट एवरी वन टू मेनी रिलेशनशिप इज मेनी टू वन भी होता है, सिर्फ आपको देखने का नजरिया बदलना है। अभी आप लोग कह रहे हो एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज है, तो मेनी टू वन कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे, मेनी एम्प्लॉयज आर इन वन डिपार्टमेंट। सो हेयर आई एम सेइंग दैट, हेयर आई विल टॉक इन रिवर्स वे। रिवर्स वे, आई एम सेइंग दैट employees to departments, employees to departments, the relationship is many to one. And then many to many, I have given you the example where I say that one employees can be like a multiple meetings, and one meeting will have multiple employees, so this is nothing but relationship. और by the way, ये relations क्यों बनाए जाते हैं? ये relations क्यों बनाए जाते हैं? To mainly avoid redundancy of the data, रिडंडेंसी ऑफ डेटा। अगर आप लोग ये टेबल अगर आप लोग नहीं बनाओगे तो आपको सारा डेटा एक ही टेबल में डंप करना पड़ेगा और आपका सेम डेटा बार बार रिपीट हो जाएगा। तो सर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेबल में कौन सा डेटा कब रखना है? ये आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस फॉर दैट, एंड दिस साइंटिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन। The scientific process is called as a normalization. Normalization is a process. Normalization is a process by which a normalization is process by which ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने टेबल्स होने चाहिए, कौन से टेबल में कौन-कौन से कॉलम्स होने चाहिए, कौन सा कॉलम कौन से दूसरे टेबल के साथ कौन से कॉलम के साथ रिलेट होना चाहिए, कौन से टेबल में वन टू मेनी होना चाहिए, कौन से टेबल में मेनी टू वन होना चाहिए। एक कंप्लीट प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। सर हम लोग पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन नॉट नाउ। अब मुझको आपको पहले ये बताना है कि अगर आप लोगों ने मल्टीपल टेबल्स में डेटा डिवाइड कर लिया है, लिसन केयरफुली, अगर आपने मल्टीपल टेबल्स में डेटा डिवाइड कर लिया है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, ये टेबल जब मल्टीपल टेबल में डेटा डिवाइड होता है, मैं इस डेटा को एक्सेस कैसे करूंगा, मैं इस डेटा में काम कैसे करूंगा? दिस इज समथिंग मोर ट्रबलसम जॉब। बाद में टेबल कैसे बनाना है वो तो अलग काम है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इवन दो टेबल्स बने बनाए होंगे तो भी उसके अंदर डेटा एक्सेस कैसे करेंगे? क्योंकि आगे जाके मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट करना है, तो मुझको कैसे ये कौन सा बुक है और उसकी कौन सी कॉपी है और कौन सी कॉपी मैंने कौन से यूजर को इशू की है, प्लीज नोट दैट मुझको बुक के बारे में भी चाहिए, बुक कॉपी के बारे में भी चाहिए, इशू के बारे में भी चाहिए और यूजर के बारे में भी चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन जब मुझको एक क्वेरी में डिस्प्ले करनी पड़ेगी तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। तो सर ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो दिस कंसेप्ट वेयर यू वांट टू गेट द कंबाइंड रिजल्ट, लिसन केयरफुली, where you want to get the combined result from the multiple tables, this concept is called as a joins. This concept is called as a joins. So what is joins? ये हम लोग देखते हैं, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में एक्चुअल शुरू करेंगे। What is joins? Join statements are used to select the data from the multiple tables using a single query. Something very important and something that I have highlighted over here is it is a select. Select, not update, nor delete, nor insert. हमेशा याद रखना, अपडेट में ज्वाइन नहीं होता, डिलीट में ज्वाइन नहीं होता, इंसर्ट में ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी में ही होता है। ये ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी में ही होता है और कहीं पर ज्वाइन नहीं होता है। यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देन गोइंग अहेड, टिपिकल RDBMS सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंस। सो कौन कौन से टाइप के जॉइंस सपोर्टेड है? मैंने कहा ना बहुत सारे टाइप के जॉइंस है, मैं हम लोग एक देखेंगे। एक होता है समथिंग कॉल्ड क्रॉस जॉइन, एक होता है लेट्स से इनर जॉइन, एक होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, इसके अलावा नेचुरल जॉइन, स्ट्रेट जॉइन, और लोग क्या क्या करते रहते हैं। एंड दोस थिंग्स विल चेंज फ्रॉम RDBMS टू RDBMS। यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे जो जॉइंस सारे RDBMS में, ऑलमोस्ट सारे RDBMS में आपको दिखाई देते हैं, ऐसे जॉइंस हम लोग देखेंगे। और रुको जरा,
मैं सारे जॉइन एक साथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज के लेक्चर में जितने जॉइंस हम लोग कर पाएंगे वी विल ट्राई टू कवर अप देम, जितने जॉइंस हम लोग कर पाएंगे वी विल ट्राई टू कवर अप देम, और जितने नहीं होंगे दोज वी विल कंटिन्यू इनटू द लाइक नेक्स्ट सेशन। कल हम लोग जॉइंस और डिटेल में देखेंगे, आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, राइट? आई होप दिस लाइक इनफ ऑफ इंट्रोडक्शन विद द जॉइन। Now you can take a break for 10 minutes, try to digest, and then we will start with the joins one by one. What is cross join and etc. etc. We will talk about, right? Okay, welcome back. I hope you people are there. And now it's time that we'll continue once again. We'll talk about joins in like more practical sense. So what exactly joins are and how it goes and etc. etc. Don't worry, we'll talk about it everything one by one, one by one. Listen carefully. But before I go on to joins, I have sent some data to you. Some data to you. You must have taken a look at. Oh, there is something called as a few tables are there. A few queries are there. Please note, this is not department table. This is DPTS table. This is different than the DPT table that we are using. I hope you people are paying attention. ये अलग वाला टेबल है, ये अलग वाला टेबल है, ये अलग वाला टेबल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग से टेबल क्रिएट किए, डीपीटीएस एंड ईएमपी। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो रिलेशनशिप्स दिखाए थे कि डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है, एड्रेस है, तो मैंने सोचा कि ये क्वेरीज को समझने के लिए, इन क्वेरीज को समझने के लिए, एक्चुअल ज्वाइन समझने के लिए, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद सम ऑफ द रेडीमेड डेटाबेसेस, व्हाई नॉट आई शो यू समथिंग। तो मैंने यहाँ पर अपना खुद का एक छोटा सा डेटाबेस बनाया। जानबूझ के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस डेटाबेस में काफी कम है, काफी कम है, एंड ऑब्वियसली वी विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम एट द मोमेंट, बट एटलीस्ट कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सो वी हैव गॉट देयर, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक गोइंग बैक गोइंग बैक। ये मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट पेस्टिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। सो जितने सारे क्वेरीज यहाँ पर मैंने लिखे थे वो सारे मैंने इंसर्ट कर दिए, एंड आई एम होपिंग दैट वो आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लो। सो अभी यहाँ पर हमने 5 नए टेबल क्रिएट किए। एक डीपीटीएस टेबल है, एक ईएमपीज टेबल है, एक एडीडीआर टेबल है, एक मीटिंग टेबल है, और एक ईएमपी अंडरस्कोर मीटिंग टेबल है। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे टेबल थे, इसके अंदर कोई एडिशनल टेबल्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए। नाउ लिसन केयरफुली, थोड़ा सा इस डेटा को एनालाइज करते हैं, जितना आज के लेक्चर में चाहिए उतना। थोड़ा सा इस डेटा का एनालाइज करते हैं, एंड दिस is telling something like this. We have got right now there are total 4 departments are there. ये कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट्स हैं? एक डिपार्टमेंट है लेट्स से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वेरी गुड। दूसरा डिपार्टमेंट है लेट्स से क्यूए, क्वालिटी एनालिसिस डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट है लाइक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड एज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो आई सी दैट देयर आर टोटल 4 डिपार्टमेंट्स। ये कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन एम्प्लॉइज कुछ और है। चलो एम्प्लॉइज कौन कौन से हैं? यू फाइंड दैट ये अमित एंड राहुल, अमित एंड राहुल दीज आर अवर डेवलपर्स। ए डेवलपर क्योंकि वो कौन से डिपार्टमेंट में है? आपने नोट किया होगा, ये डिपार्टमेंट में है 10-10, ये डिपार्टमेंट में है 10-10। सो इट इज देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। ये दोनों डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में। ये नीलेश सर आप क्या करते हो? मेरे को डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मेरे को टेस्टिंग करना पड़ता है। ये लोग जो डेवलप करते हैं वो। सो नीलेश इज वन हु इज लाइक doing testing of these applications, and like he is right now there into kind of QA department. Okay, अच्छी बात है। But then apart from that we have got 2 more employees, नितिन एंड सारंग, और इनका डिपार्टमेंट नंबर है समवेयर 50। ओ, इनका डिपार्टमेंट नंबर है 50। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये कोई तो डिपार्टमेंट में है, बट दैट डिपार्टमेंट डजंट एग्जिस्ट, दैट डिपार्टमेंट डजंट एग्जिस्ट। ओके, कोई बात नहीं।
सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट पहले डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉइज है, प्लीज अंडरस्टैंड द डेटा, क्योंकि जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वहां पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि ये जो पहला डिपार्टमेंट है इट हैज गॉट लेट्स से 10 रिकॉर्ड्स। जो दूसरा डिपार्टमेंट सॉरी ये जो पहला डिपार्टमेंट है 10, उसके अंदर 2 एम्प्लॉइज है, अमित एंड राहुल। ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है क्यूए, उसके अंदर 1 एम्प्लॉई है, वेरी गुड। ये जो अगले 2 डिपार्टमेंट है 30 एंड 40, उनके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, उनके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। और जो ये 2 एम्प्लॉइज है इनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है, इनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट आई सी एट द मोमेंट। चलो ठीक है, ये मुझको दिखाई दिए गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो कह रहा हूं ठीक से सुनो और ठीक से समझो। अब मैं कुछ रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। सो ये जो मैंने डिपार्टमेंट इंसर्ट कर दिए, तो मुझको जरा एक बार उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स है एक बार देख लेने दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड आई रिपीट वंस अगेन, इंश्योर दैट यू आर गिविंग द करेक्ट क्वेरीज। ये डीपीटी एस है। मैं अभी जो एग्जिस्टिंग डीपीटी टेबल है और जो एग्जिस्टिंग ईएमपी टेबल है मैं उनको हाथ नहीं लगाने वाला हूं। जो एग्जिस्टिंग डीपीटी टेबल है और एग्जिस्टिंग ईएमपी टेबल है मैं उसको हाथ नहीं लगाने वाला हूं। मैं सिर्फ डीपीटी एस, ये जो अभी मैंने नए टेबल बनाए हुए हैं, मैं उनके साथ काम करने वाला हूं। एंड दीज आर डिफरेंट टेबल देन द अर्लियर वंस। ओके, ये मेरे को डेटा तो दिख रहा है, लेकिन अभी मैं कुछ रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। एंड फॉरगेट अबाउट डेटा, फॉरगेट अबाउट डेटा एंड फॉरगेट दैट वी आर लर्निंग डेटाबेस। और एक चीज, जिन लोगों को इससे पहले जॉइंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई जस्ट गो अहेड, जिनको इससे पहले जॉइंस आता है, हो सके हो सके तो जितना आपको आता है उतना पहले भूलने की कोशिश करो। एंड सी टू इट दैट लर्न फ्रॉम स्क्रैच विथ मी। इफ यू कैनॉट फॉरगेट, बेटर यू लीव द लेक्चर एंड देन डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स जो आपको पहले आता था और जो अभी मैंने आपको बताया। पहले मुझको सारे जॉइंस खत्म करने दो, बाद में आपको जो एडवांस क्वेश्चंस हो गए आप लोग अलग से पूछना। लेकिन इफ यू वांट टू लर्न जॉइंस इन इजीएस्ट पॉसिबल मैनर, then better you forget whatever that you know, the whichever way that you learn. I am going to teach you the joins probably in some different style altogether, correct? And I'm very sure आपने ऐसा ज्वाइन इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। I assure you, you don't worry about it. आपने ऐसा ज्वाइन इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ये मेरे को पता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट अस फॉरगेट दैट कि लेट अस फॉरगेट दैट हमको डेटाबेस आता है। मैंने कहा ना वहां से शुरुआत करते हैं, डेटाबेस भी नहीं आता, ये सोच के चल रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे को सी प्रोग्रामिंग आता है, या फिर मेरे को सी प्लस प्लस आता है, या मेरे को जावा आता है। लिसन केयरफुली, मेरा एजम्पशन सुनो। और मेरा एजम्पशन ये कह रहा है कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग आता है, और सी में मेरे पास एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। ए सी में मेरे पास एक काइंड ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है। मेरे पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है। मेरे पास मेरे पास एक एरे ऑफ एम्प्लॉइज भी है, एरे ऑफ एम्प्लॉइज भी है जिसके अंदर मेरे पास 5 एम्प्लॉइज है, जिसके अंदर मेरे पास 5 एम्प्लॉइज है। सो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेरे पास डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर अलग है, मेरे पास एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर अलग है। डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर के एरे के अंदर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, और एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर के एरे के अंदर मेरे पास 5 एम्प्लॉइज है। अब क्वेश्चन ये है, मुझको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, सी में लिखो, सी प्लस प्लस में लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, या फिर सिर्फ सूडो कोड लिखो। सूडो कोड लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट योर लैंग्वेज सिंटैक्स, नॉट एट ऑल वरीड अबाउट डेटाबेस। मुझको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम में मुझको ये जानना है, लिसन केयरफुली, जिस प्रोग्राम में मुझको ये जानना है, जिस प्रोग्राम में मुझको ये जानना है, ये अमित कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है। मैंने कहा कौन से डिपार्टमेंट में है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। विच ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर कि अमित कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है, राहुल कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है, नीलेश कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है, नितिन कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है, और सारंग कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है। सो दिस इज माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज दैट मुझको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम के अंदर मुझको ये जानना है, जिस प्रोग्राम के अंदर मुझको ये जानना है कि ये हर एक एम्प्लॉई कौन कौन से पॉसिबल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में वो है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मुझको इसके लिए कोड लिखना है, सूडो कोड लिखना है,
तो मुझको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? ऑब्वियसली कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, वो आपको दिख रहा है। यस, इन ऑल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। मेरा क्वेश्चन है हम लोग लॉजिक कैसे लिखेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है हम लोग लॉजिक कैसे लिखेंगे, हम लोग कोड कैसे लिखेंगे? सूडो कोड एटलीस्ट बता दो कि हमें क्या करना पड़ेगा। नो डेटाबेस रिलेटेड आंसर्स प्लीज, नो डेटाबेस रिलेटेड आंसर्स प्लीज, हमको डेटाबेस नहीं आते हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसी मैं अभी आपको लॉजिकली बताता हूं, लॉजिकली मैं आपको बताता हूं ये अमित कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है। आई एम वेरी श्योर अमित इन 4 डिपार्टमेंट्स में हो सकता है। करेक्ट सर। राहुल कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकता है? ए राहुल इन 4 डिपार्टमेंट्स में हो सकता है। नीलेश इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है। मुझको सिर्फ क्या प्रिंट करना है? हर एक यूजर के सामने, हर एक यूजर के नाम के सामने, एम्प्लॉय के नाम के सामने जो 4 पॉसिबल डिपार्टमेंट के नाम है वो प्रिंट करने, वो प्रिंट करने। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? यस, मेरे को लूप लगाने पड़ेंगे। यस एग्जैक्टली, मुझको लूप लगाने पड़ेंगे। और मेरे को कितने लूप लगाने पड़ेंगे? हाउ मेनी लूप्स दैट आई नीड टू डू? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे को 2 लूप लगाने पड़ेंगे। मैं वापस से कह रहा हूं, मैंने ये, मुझको ये नहीं चाहिए, लिसन केयरफुली। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। आई डू नॉट बॉदर अबाउट कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग अननेसेसरी दिमाग लगा रहे हो। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ये अमित कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, दैट इज माई ओनली क्वेश्चन। तो आपको इफ कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल 2 लूप लगाना है और 2 लूप लगा के आप लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हो। सर कैसे? चलो हम लोग सूडो कोड लिखते हैं। मैं एक्चुअल कोड नहीं लिख रहा हूं, मैं काइंड ऑफ सूडो कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलो हम लोग जाते हैं और एक सूडो कोड लिखते हैं। और हमारा सूडो कोड क्या लिखते हैं हम लोग? प्लीज पे अटेंशन। लेट अस अज्यूम दैट आई हैव गॉट टू एरेज। एक है एम्प्लॉइज का एरे और एक है डिपार्टमेंट्स का एरे। एक है एम्प्लॉइज का एरे और एक है डिपार्टमेंट का एरे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं सूडो कोड लिख रहा हूं। तो प्लीज डोंट आस्क नॉनसेंस क्वेश्चन, ये सी में चल रहा है या जावा में चल रहा है या पाइथन में चल रहा है। सूडो कोड आई एम टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? एंड आई एम सेइंग दैट फाइंड और अदर print all possible departments in which each employee can be। is नहीं मैंने पूछा, कैन बी। ऑब्वियसली मेरे पास टोटल 5 एम्प्लॉइज है और 4 डिपार्टमेंट है। तो परमिटेशन अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होने वाले हैं? मेरे पास 5 एम्प्लॉइज है, 4 डिपार्टमेंट है। अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन निकालता हूं, कितने कॉम्बिनेशन होने वाले हैं? 20 कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। सो फाइनल जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट 20 आने वाला है। ये मेरे को समझ में आता है। तो ये इसका कोड में कैसे लिखूंगा, यही क्वेश्चन चल रहा है। नाउ लिसन केयरफुली। सिंपल है, मैं लिख रहा हूं फॉर ईच एम्प्लॉई, फॉर ईच एम्प्लॉई इन एम्प्लॉइज कलेक्शन, फॉर ईच एम्प्लॉई इन एम्प्लॉई, इन एम्प्लॉइज। मुझको क्या करना है? वो मुझको क्या करना है? मुझको करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग नेस्टेड लूप फॉर ईच डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट्स, फॉर ईच डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट्स। करेक्ट? मुझको क्या करना है यहां पर? मुझको हर एक एम्प्लॉय के नाम के करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करना है। सो आई एम सिंपली राइटिंग अ वेरी स्टूपिड लेवल कोड, प्रिंट, प्रिंट एम्प्लॉयज नेम, print employee's name and corresponding department name। Is this logic is clear to everyone? मैंने कोई सी का कोड नहीं लिखा है, ना तो मैंने जावा का लिखा है, ना तो पाइथन का लॉजिक है। इज दिस कोड इज क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 लूप लगा सकते हैं और 2 लूप लगा के हम लोग सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट कर सकते हैं कि एम्प्लॉई इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है, ये दूसरा एम्प्लॉई इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है। ऑब्वियसली कोई मुझको बताएगा ये जो आउटर लूप है, आउटर लूप कितनी बार चलेगा? ए कॉमन सेंस, आउटर लूप कितनी बार चलेगा बेस्ड ऑन डेटा दैट आई हैव? Yes, obviously, this will run for 5 times and each time you are going to get one employee. Okay, no problem. कोई मुझे बताएगा ये जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा? Obviously, inner loop will run 4 times, but remember that for each employee it is 4 times. So हर एक iteration के लिए 4 टाइम, so total 20 times. वैसे तो 4 टाइम्स, but then total iterations
total 20 times. Total 20 times. A total 20 times. Please understand that. तो सर हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे क्या? जब आपको जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस जिसको किसी को भी आता है वो लोग ऐसे प्रोग्राम लिख के देख सकते हो. मेरे को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं ये कह रहा हूं यही चीज अगर मुझको डेटाबेस में करनी है, लिसन केयरफुली, यही चीज अगर मुझको डेटाबेस में करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? आंसर इज दिस इज डन यूजिंग क्रॉस जॉइन. This is done using cross join. Sir, how do I write cross join? See the syntax. It is such a simple, such a stupid syntax. Please pay attention. I simply say that select, select, select. ये आपको क्या प्रिंट करना है? ये मुझको एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है. वेरी गुड. ए सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम. और क्या प्रिंट करना है? मुझको डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट करना है. वेरी गुड. फ्रॉम, ए फ्रॉम, एक किससे प्रिंट करना है? दो चीजों से प्रिंट करना है. पहली चीज मुझको प्रिंट करनी है, इट इज फ्रॉम द एम्प्लॉइज. ए एम्प्लॉइज माय फर्स्ट टेबल, माय फर्स्ट टेबल, एंड आई सिंपली राइट इट क्रॉस जॉइन. क्रॉस जॉइन आप लोग एक लाइन में आगे लिख सकते हो, मैंने सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए उसको नीचे लिखा है, डिपार्टमेंट्स. दैट्स इट. सो जो काम हम लोग सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में दो लूप लगा के करते हैं, वो काम यहां पर एक सिंपल से क्रॉस जॉइन में खत्म हो सकता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिटर्न योर फर्स्ट जॉइन एंड इट इज दैट इजी. I repeat once again, you have written your first join and then it is that easy. Nothing else you need to do. Please note, ये जो आपको दिख रहे हैं syntactically, ये क्या है? ये क्या है? These are nothing but select जो आप लोग कर रहे हो. These are nothing but column names जो ultimately आपको प्रिंट करवाने थे. Okay, it is there. ये और आपको किसके ऊपर करना है? ये मुझको दो टेबल्स के ऊपर करना है. एक कौन कौन से दो टेबल्स के ऊपर करना है? सो एक टेबल था, this was nothing but my table 1. This was my table 1 जो यहां पर मैंने लिखा था. Okay, very good. And the second one I can say that this was kind of a table 2. और ये table 2 मैंने, ये table 2 मैंने यहां पर लिखा हुआ है. That's it. So you know जिसके लिए आपको सी में लूप्स आने पड़ते हैं, सॉरी नेस्टेड लूप्स आने पड़ते हैं, वो चीज डेटाबेस में एक क्वेरी में खत्म हो जाती है. सर ये क्वेरी सिर्फ शो की क्वेरी या चलती भी है? चला के देखते हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना शो की क्वेरी होगी. सो डेफिनेटली ये क्वेरी चलनी चाहिए, चलनी तो चाहिए. रुको जरा पहले मुझको इसको ओपन करने दो. एंड हियर वी स्टार्ट विथ ये जो सिक्वल जॉइंस का टॉपिक है. आपने बेसिक डेटा ले लिया है, ये एज्यूम कर रहा हूं, और ये हमारा टॉपिक था क्रॉस जॉइन. ओके, चलो क्रॉस जॉइंस एंड आई एम राइटिंग अ क्वेरी. आई एम राइटिंग अ क्वेरी. गोइंग अहेड, सिलेक्ट, मुझको एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है, मुझको डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करना है. फ्रॉम एम्प्लॉइज, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ईएमपी टेबल अलग था, ये ईएमपीएस टेबल है. यू राइट द कीवर्ड क्रॉस, यू राइट द कीवर्ड जॉइन, एंड यू सिंपली से departments. You simply say employees and you simply say departments. I have just done with my query. I just done with my query. Let me just copy it. Let me just paste it. And you see the result. You see the result. Amit can be there into 4 departments. Rahul can be there into 4 departments. Nilesh can be there into 4 department. And Nitin can be there in 4 department. Total 20 rows are fetched. So clap. It is going fantastic. And it is so easy to understand, right? Oh, that is great. That is great. Why don't you people try this and confirm that it is working at your end? Obviously मुझको बहुत सारी चीजें बतानी है, but you know at least you get the basic idea. और जिस लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज नोट, जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है वो जाके सी में प्रोग्राम लिखना, वो दो लूप वाला, और फिर उस दो लाइन के प्रोग्राम को, दो लूप वाले प्रोग्राम को इसके साथ कंपेयर करना और फिर पता करना ये सिंपल है या वो सिंपल है. दैट इज वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो, दैट इज ग्रेट. नाउ द थिंग्स आर गोइंग वेल. रुको जरा, मुझको कुछ सिंटैक्टिकल चीजें आपको बतानी है. सिंटैक्टिकल चीजें मुझको ये बतानी है, लिसन केयरफुली. सिंटैक्टिकल वे मुझको ये बताना है. यहां पर क्या बताना है? यहां पर इसका नाम था ई नेम. लिसन केयरफुली, यहां पर इसका नाम था डी नेम. कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहां पर इसका नाम था ई नेम,
यहां पर इसका नाम था डी नेम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब होता? कंफ्यूजन तब होता अगर दोनों के नाम सेम सेम होते। तो अगर इस कॉलम का नाम भी नेम होता और इस कॉलम का नाम भी नेम होता तो वहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। आपका डेटाबेस कंफ्यूज हो जाता, यार इस बंदे को नेम चाहिए लेकिन नेम इसको किसका चाहिए? एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर का नेम चाहिए या डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर का नेम चाहिए? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। योर डेटाबेस वुड हैव गेट कंफ्यूज्ड कि यहां पर मुझको नेम कौन सा चाहिए। सो ऐसे वक्त में अगर ऐसा कंफ्यूजन होता तो हम लोग क्या करते? हम लोग कहते डेटाबेस अगर कंफ्यूज हो जाता तो हम उसको कहते ए हमको ये जो नेम चाहिए ये ईएमपीज टेबल के अंदर का चाहिए। प्लीज नोट दैट, हमको ये जो नेम चाहिए ये हमको ईएमपीज टेबल के अंदर का चाहिए और ये जो डीपीटी चाहिए ये इसके अंदर का चाहिए। एंड दैट इज द रीजन obviously this will give me same result once again here। please note that यहां पर ये लिखना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि नाम अलग अलग है, लेकिन जहां पर कॉलम के नाम सेम सेम होंगे, अगर कभी कॉलम के नाम सेम सेम होंगे देन इट विल बी मैंडेटरी, यू मस्ट राइट इट, यू मस्ट राइट इट। तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, if column names in both tables are same to avoid conflicts हम लोग क्या करते हैं? avoid conflicts, the column names are prepended, not appended, prepended by table name dot जो मैंने यहां पर किया है। एंड दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि यू नो आपको हर बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती यार मैं कौन सा नाम है, ये नाम सेम है या नहीं है, ये कौन ढूंढेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो टेबल के नाम है बड़े बड़े हो जाते हैं। आप लोग ऑलरेडी एचआर डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी नॉर्थविंड डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, और आप लोगों ने देखा यहाँ पर तो नाम छोटा सा है ईएमपीएस एंड डीपीटीएस, लेकिन लोग बड़े बड़े नाम देते हैं, एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स। और आई एम वेरी श्योर जब आप लोग क्वेरी लिखते होंगे बहुत बार आप लोग उसके स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते होंगे एंड यू रियलाइज दैट अरे यार स्पेलिंग ही गलत हो गया, और बाद में वापस से जाके फिर से करते होंगे। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम दोगे तो बार बार अगर आप लोग एक ही नाम बार बार लिखोगे तो डोंट यू थिंक दैट देयर आर लाइकली चांसेस दैट यू विल डू द स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये वैसे भी हमारा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है। सो इतना स्ट्रांग इंग्लिश होने के बाद में भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग पूरा किया, ये बड़ी बात है। शायद चेक करने वाले इंग्लिश नहीं चेक करते होंगे। ले वेट, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सर कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? हम लोग कोई छोटा सा नाम नहीं लगा सकते क्या इसको? टू बी फ्रैंक, टेबल का नाम तो जितना है उतना है, वहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग टेबल्स को अलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने कॉलम को अलाइज बनाए थे, आपको याद है याद कीवर्ड एज कीवर्ड यूज करके हम लोगों ने जब कॉलम्स को अलाइज बनाए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर टेबल्स को अलाइज कर सकते हैं। तो आई एम सेइंग दैट टेबल अलाइसिस, रुको जरा, टेबल अलाइस is used to shorten the table names while while selecting columns selecting columns। तो सर एक बात बताओ, हाउ वी कैन डू दैट? इट इज वेरी सिंपल, हैव अ लुक एट दिस। इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? आई एम से दैट इस ईएम पिच को हम लोग कहते हैं एज ई, और डिपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं एज डी। ई और डी सिंपल नाम दे रहा हूं, आपको जो नाम रीडेबल लगे आप लोग देना। तो मैं यहां पर सिंपली कह सकता हूं ई डॉट ई नेम, और यहां पर मैं सिंपली कह सकता हूं डी डॉट डी नेम, ई डॉट ई नेम, और मैं कह रहा हूं डी डॉट डी नेम। सो यू कैन ट्रीट देम एज सिंपली योर लूप वेरिएबल्स। यहां पर भी मैंने वेरिएबल के नाम वही दिए थे, फॉर ईच ई इन एम्प्लॉइज, फॉर ईच डी इन डिपार्टमेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ई और डी, दे आर रिप्रेजेंटिंग ईच रो इन एम्प्लॉइज, दे आर रिप्रेजेंटिंग ईच रो इन ए डिपार्टमेंट। तो मैं कह रहा हूं कि हर एक रो के, यहां पर वैसे भी आपको 20 रो आ रहे हैं, हर एक रो में से मुझको एम्प्लॉय नेम ले लो, हर एक रो में से मुझको डिपार्टमेंट नेम लेने दो। तो सर ये काम करेगा? वैसे करना तो चाहिए। लेट अस ट्राई इट आउट। ओ इट इज अगेन गिविंग मी द सेम आउटपुट, एंड गुड थिंग इज दैट अब हमारे टेबल के नाम बड़े बड़े नहीं है, अब हमारे टेबल के नाम छोटे छोटे हैं, ताकि आई एम वेरी श्योर आप लोग इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। बट कॉमन सेंस, अब दो टेबल के अलाइसिस सेम मत देना, दैट इज स्टूपिड एंड नॉनसेंस। हम लोग इंजीनियर्स है,
Let us behave like engineers. Do not give the two table names as exactly same. Understand that. By the way, मैंने ऐसे सुना था as keyword is optional. आपने सुना था क्या? as keyword is optional. ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना था? यस डेफिनेटली हमने सुना था. तो और मैंने कहा ये जो प्रोग्रामर्स जो कैटेगरी है, प्रोग्रामर्स अपने आप में एक ब्रीड है एंड इट इज वेरी लेजी ब्रीड. Trust me, I have seen so many programmers, and even I am a programmer. So yes, we are absolutely lazy people. And lazy people, वो आप लोग हमेशा उनको पूछो कि यार ये नहीं किया तो चलेगा क्या? अगर नहीं किया तो चलेगा, तब तो हम लोग पक्का नहीं करते. और उसमें से भी अगर वो प्रोग्रामर टिपिकल इंजीनियर हो तो और भी लेजी होता है, वो भी आपको पता है, यू नो दैट. एनीवे, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड आई एम सेइंग दैट एज कीवर्ड निकाल के हम लोग उसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, और भी सिंप्लीफाई करते हैं. And trust me, this is something that you will see it most common way of people write joins. Not only cross joins, हाँ, आप लोग कोई भी joins लिखो, it is very habitual कि हम लोग employees के बाद में कुछ ना कुछ तो लिखते हैं. जब मैं थोड़ी देर पहले टाइप कर रहा था, वहां पर भी आपने नोट किया होगा, मैंने एम्प्लॉइज के बाद में इमीडिएटली ई लिख दिया था. क्यों? मैंने कहा ना अभी आदत पड़ गई है, मैं सालों साल ऐसे क्वेरी लिख रहा हूं, तो मेरे को आदत पड़ जाती है कि मैं टेबल का नाम लिखता हूं, ज्वाइन अगर करना है टेबल के नाम के बाद में immediately I used to write alias. Correct? And now this syntax we are going to follow throughout for all the joins. क्या हम लोग टेबल नेम लिखेंगे, उसके बाद में अलाइस लिखेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे उसको दूसरे टेबल के साथ, उसको भी अलाइस लिखेंगे, और जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग इसके साथ सिलेक्ट करेंगे. बट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल सिंटैक्सेस एट वन गो. प्लीज नोट, मैंने क्रॉस ज्वाइन में आपको यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, सिर्फ सिंटैक्टिकल नोशन पढ़ाया है. और अगर आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 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 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है. पहला एम्प्लॉय इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है, वेरी गुड. आपका दूसरा एम्प्लॉय वापस से इन 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है, दैट इज ऑल्सो गुड. आपका तीसरा एम्प्लॉय ये भी 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है. आपका तीसरा एम्प्लॉय ये भी 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड. और आपका जो चौथा एम्प्लॉय है, एक यहाँ पर क्या चौथा एम्प्लॉय, ये चौथा एम्प्लॉय ये भी 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है. आई नो दैट डायग्राम विल मेक इट chaos, बट नथिंग मच आई कैन डू. एंड देन पांचवा एम्प्लॉय, उसके लिए कलर ढूंढना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं. ये जो पांचवा एम्प्लॉय है ये भी 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है. एंड दिस कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने प्रिंट किया है, इसको हम लोग कहते हैं, ये वन टू मैनी, ये रिलेशन में नहीं बता रहा हूं, मैं ज्वाइन बता रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ज्वाइन. तो सर ये जो लूप लगाना है, हैव अ लुक एट दिस. अभी मैंने एम्प्लॉइज का लूप ऊपर लगाया है, डिपार्टमेंट का लूप मैंने अंदर लगाया है. अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे, विल इट गिव द सेम रिजल्ट? ये मैंने अगर लूप का सीक्वेंस अगर उल्टा किया तो विल इट गिव मी द सेम रिजल्ट? अल्टीमेटली एक मिनट, 20 रोज विल रिमेन सेम ना, ए रिजल्ट विल बी स्टिल 20. यहां पर हम लोग सिर्फ उल्टा बात करेंगे. क्या बात करेंगे? एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज हो सकते हैं. सो डिपार्टमेंट 10 के अंदर ये 5 एम्प्लॉइज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट 20 के अंदर ये 5 एम्प्लॉइज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट 30 के अंदर ये 5 एम्प्लॉइज हो सकते हैं. नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग विल डिपेंड ऑन आपने पहले क्या प्रिंट किया और बाद में क्या प्रिंट किया. ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग इज डिफरेंट, प्लीज नोट दैट, ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग इज डिफरेंट. लेकिन ये जो लूप है, लूप लगाने के, मैं ये नहीं सीक्वेंस नहीं पूछ रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आई एम नॉट आस्किंग सीक्वेंस, आई एम आस्किंग अबाउट द फाइनल आंसर. I hope the final answer will still remain 20. I guess final answer will still remain same. This is something that I'm trying to tell you. I repeat once again, the answer will sequence may differ up and down. I'm not asking about sequence. I'm talking about 20 rows. The combinations will remain same. All 20 combinations will remain same. ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. I hope you have visualized that. अब जो आपका आउटर लूप है, listen carefully. कुछ टर्मिनोलॉजीज, ये जो आपका आउटर लूप है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ड्राइविंग. जो आउटर लूप है इसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग, और जो इनर लूप है इसको हम लोग कहते हैं ड्रीवन. जो आउटर लूप है इसको हम कहते हैं ड्राइविंग एंड अनदर वन इज ड्रीवन. ये ड्राइविंग क्यों? क्योंकि फॉर ईच रो ऑफ द आउटर इनर all iterations are done. For each row of the outer inner, all iterations are done. For each row of the outer inner, all iterations are done. And this is something, but I'm using the word driving and driven.
ये डेटाबेस के भी वर्ड नहीं है, ये प्रोग्रामिंग के भी वर्ड्स नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज है जो मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब याद रखना, तो जब हम लोग क्रॉस जॉइन लिखते हैं, जब क्रॉस जॉइन लिखते हैं तो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली आपका डेटाबेस ऐसा कोड एग्जीक्यूट करता है, आपका डेटाबेस ऐसा कोड एग्जीक्यूट करता है। एंड जब डेटाबेस ऐसा कोड एग्जीक्यूट करता है तो सर उसमें ड्राइविंग टेबल कौन सा होता है, ड्रिवन टेबल कौन सा होता है? प्लीज नोट दैट इन MySQL द लार्जर टेबल इज अ ड्राइविंग टेबल while smaller table is a driven table. Each row of the driving table is combined with every row of the driven table. तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर अभी ये जो आउटपुट है, ये अभी जो आउटपुट है, यहाँ पर एम्प्लॉयज के अंदर 5 रोज है और डिपार्टमेंट के अंदर 4 रोज है। एम्प्लॉयज के अंदर 5 रोज है, डिपार्टमेंट के अंदर 4 रोज है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट अगर मैंने इसका सीक्वेंस बदल दिया, सर अगर मैंने यहां पर डिपार्टमेंट लिखा, यहां पर मैंने डिपार्टमेंट लिखा, डिपार्टमेंट डी, और यहां पर मैंने एम्प्लॉइज ई लिखा, तो विल इट गिव मी अ डिफरेंट आउटपुट, विल इट गिव मी सेम आउटपुट, विल इट चेंज द कॉम्बिनेशंस, विल इट चेंज द ऑर्डर? टू बी फ्रैंक, कॉम्बिनेशंस तो चेंज होने वाले नहीं है, इवन यू विल फाइंड दैट ऑर्डर इज नॉट चेंज। प्लीज नोट, even you find that order is not changed. You ask the question, sir why order is not changed, कि मैंने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा? टू बी फ्रैंक, MySQL कहता है आपने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा रूल ऐसा है, जो भी बड़ा टेबल होगा उसको मैं आउटर कंसिडर करता हूं, जो भी छोटा टेबल होगा उसको मैं इनर कंसिडर करता हूं। अगेन ये MySQL का रूल है, दिस मे चेंज फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस। आई रिपीट वंस अगेन, ये MySQL का रूल है, आउटर टेबल जो बड़ा वाला टेबल होगा, अब इसके अंदर 5 रोज है, ये बड़ा वाला टेबल है ये आउटर, और जो छोटा वाला टेबल है वो इनर। दिस इज व्हाट MySQL रूल, इट मे चेंज फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस, बट एनीवे प्लीज नोट इवन द रूल इज चेंज, 20 combinations are going to remain same. ऑर्डर उल्टा सुल्टा हो सकता है, बट द कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू रिमेन सेम, यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट। गुड थिंग इज दैट जो मैंने आपको 5-6 जॉइंट्स लिस्ट किए थे, out of 5-6 joins, out of 5-6 joins, I'm saying that cross joins is a fastest join. And why it is the fastest join? क्योंकि आपने कहीं पर भी कोई भी कंडीशन नहीं बनाया, आपने कहीं पर भी कोई भी कंडीशन नहीं बनाया, that is the reason your 5 joins out of all 5-6 joins that are available, this join is the fastest one. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप क्रॉस जॉइन इज क्लियर टू एवरीवन। डोंट वरी, पहले ज्वाइन में टाइम लगा था, बट अगर आपको पहला ज्वाइन ठीक से समझ में आ गया है, जिस तरह से मैंने बताया था, अगर वो आपको समझ में आ गया है, ट्रस्ट मी, लर्निंग नेक्स्ट ज्वाइंस शुड बी वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी फॉर यू। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट बदल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ठीक से सुनो। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझको एम्प्लॉय का नेम और करस्पॉन्डिंग वो कौन से डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट करना है। मुझको अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो कौन से डिपार्टमेंट में अभी है मेरे को उसका नाम प्रिंट करना है। अब क्वेश्चन है ये मैं कैसे करूं? आई होप यू गॉट माई क्वेश्चन, एंड इफ यू गॉट माई क्वेश्चन आई एम लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, दैट इज लाइक पॉइंट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। नहीं, वेयर कंडीशन वगैरह नहीं, हम लोग लूप वगैरह नहीं, हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़ रहे, हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़ रहे। मुझको सी में बताओ, सी में, जावा में, इसमें बताओ। ये ड्राइविंग और ड्रिवन आपको समझ में आ गया, लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम। डेटाबेस तो हमको आता नहीं है, तो हम लोग डेटाबेस के बारे में डिस्कशन करेंगे भी नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। मुझको सिर्फ इस कोड में बताओ, इस लूप में बताओ, लूप में मैं क्या करूं उतना सिर्फ आप मुझको बताओ, दैट्स इट, आई एम मोर देन हैप्पी। इस लूप के अंदर मैं क्या करूं, जहां पर वो मैच होता है, ए जहां पर एक कंडीशन किसके ऊपर लगाओगे, लेकिन एक कंडीशन ऑन विच फैक्टर? आप लोग कह रहे हो कंडीशन लगाओ, ठीक है मैं कंडीशन लगाने के लिए रेडी हूं, लेकिन कंडीशन किसके ऊपर लगाओगे? डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो आप कैन यू टेल मी व्हाट कंडीशन आई शुड राइट ओवर हियर? इफ, हाँ, आई एम जस्ट गोइंग अहेड, टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई वांट यू पीपल टू कंप्लीट दिस। Yes, obviously, employees department number, I'm checking that employees department number is matching to
डिपार्टमेंट नंबर। तो मेरे को सारे नहीं प्रिंट करने हैं, मेरे को सारे नहीं प्रिंट करने हैं, जितने मैच होते हैं उतने ही सिर्फ चेक करने हैं, बाकी कुछ नहीं प्रिंट करने। तो कोई मुझको बताएगा हाउ मेनी विल गेट प्रिंटेड करस्पॉन्डिंग द डेटा दैट वी हैव गॉट। हमारे पास डेटा कौन सा है वो आपको पता है। कंसिडरिंग द डेटा दैट वी हैव गॉट, हाउ मेनी विल गेट प्रिंटेड, दिमाग लगा के बताना। प्लीज नोट, अगर आप डेटा भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूं, डेटा भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूं। जो मैच होने वाला है, एंड आई वांट यू पीपल टू डू द पेपर वर्क, नॉट द क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटीएस, ये है, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएस, ये है। आपके पास ये रिकॉर्ड है, मैच कौन कौन से होने वाले। आई होप ये मैच हो जाएगा, प्लीज नोट, ये मैच हो जाएगा इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज नोट, तो ये मैच हो जाएगा वापस से इसके साथ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 20 जो है ये मैच हो जाएगा शायद इसके साथ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर आई गेस इसके साथ कुछ भी मैच नहीं होने वाला है, और इसके साथ कुछ भी मैच नहीं होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जितने मैच हो जाएंगे, जितने मैच हो जाएंगे उतने डिस्प्ले करने हैं, और जो मैच नहीं होंगे ऑब्वियसली वो डिस्प्ले नहीं करने हैं। आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट दैट सिंपल, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। सो आई गेस इसका आउटपुट में 3 रोज आएंगे। सर वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर यही चीज मैं डेटाबेस में कैसे करूं? यही चीज आप लोग डेटाबेस में कैसे करो? लिसन केयरफुली। इन डेटाबेस, in database we call this as a inner join. We call this as inner join. inner join हम लोग कब करते हैं? जब हमें दोनों के मैचिंग जो है वो डिस्प्ले करने, हमको जब दोनों की जो मैचिंग है वो डिस्प्ले करने हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर इनर जॉइंस। ओके, अच्छी बात है, वी गो फॉर द इनर जॉइंस। और इनर जॉइन विल बी ऑलवेज associated with some condition. Inner join will be always associated with some condition. और which condition? एक कंडीशन वही होगा जो आप लोग यहां पर आपके लूप में लगा रहे हो। समथिंग सिमिलर कंडीशन will be there, so you don't worry about it. The condition will remain same. प्लीज नोट, कंडीशन विल रिमेन सेम। कोई बड़ा लॉजिक हम लोग नहीं लगा रहे, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सी लैंग्वेज में इक्वल टू ऑपरेटर होता है, और डेटाबेस में कंपैरिजन के लिए यू गॉट ओनली इक्वल टू ऑपरेटर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। रेस्ट एवरीथिंग will remain same, will remain same. Obviously I can say that e dot ename, and I can say that e dot dname. I hope it is pretty simple. Sorry, not e dot dname, my mistake, my mistake. d dot dname, ad dot dname, एम्प्लॉय का नेम एंड करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का नेम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्लीज नोट, कुछ भी हम लोग फैंसी नहीं कर रहे, दिस इज अ क्वेरी दैट यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन इंश्योर दैट आर यू गेटिंग द एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड्स। वंस अगेन, जो अभी हम लोग ऑन पेपर करके देखने की कोशिश कर रहे थे, सेम क्वेरी यू कैन ट्राई इट। सो व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट द कोड? ए क्वेरी इज वेरी सिंपल। अभी भी क्वेरी वैसे ही है, सिंटैक्स में कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हम लोग, सिंटैक्स स्टिल सेम। ए वी हैव गॉट एम्प्लॉय, कौन कौन से प्रिंट करने हैं, जिसको प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट में डाल दो। So these are nothing but the columns. Okay, very good. Next part, these are nothing but my tables. Okay, I have given that. And the last one, जिसके ऊपर आपको कंडीशन लगानी है, कंडीशन किसके ऊपर लगानी है? जो कंडीशन आपने यहां पर लगाई थी, यही कंडीशन आपको नीचे लगानी है। Nothing else we are doing. So why not we type a query and we see the result. By the way, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन, okay? And I'm saying that writing inner join is as simple as writing cross join. Don't use the cross keyword, use inner keyword. You write on and you say that e dot dptno is equal to d dot dptno. सर इसको हम लोगों ने कंडीशन को उल्टा किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नो वे। ए इज इक्वल टू dptno किया क्या, d इज इक्वल टू eptno किया क्या, वैसे भी इक्वालिटी चेक कर रहे हो। सो ये यहां पर किया और वहां पर किया, क्या फर्क पड़ने वाला है? रिजल्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, result is going to remain same. Please note, let us just go back and let us check, is it giving me the same result? Absolutely. Amit and Rahul is in a dev department and Nilesh is in a QA department.
जितने मैच हो गए थे उतने डिस्प्ले हो गए, जो मैच नहीं हुए दे आर लेफ्ट। चलो फिर से एक बार मैं क्विकली बता रहा हूं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। मैंने कहा ना, ज्वाइन लगाने का मतलब क्या है। इन माय व्यू, राइटिंग ज्वाइन इज नथिंग बट राइटिंग टू नेस्टेड लूप्स। दो टेबल्स को ज्वाइन करना इज एज गुड एज राइटिंग टू नेस्टेड लूप्स। अगर आप लोग कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हो, अगर आप लोग कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हो, व्हाट हैपेंस। अगर आप लोग कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हो, व्हाट हैपेंस, एट दैट टाइम ऑल कॉम्बिनेशंस आर गेटिंग डिस्प्लेड। यूजुअली उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो बात अलग है, बट यस ऑल कॉम्बिनेशंस आर गेटिंग डिस्प्लेड। बट इफ एट ऑल आई एम लुकिंग फॉर, सर इसके और इसके मैचिंग रिकॉर्ड्स अगर मुझको मैच करने हैं, तो अगर आपको मैचिंग रिकॉर्ड अगर आपको डिस्प्ले करने हैं, तो आपको कोई ना कोई तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, और कंडीशन उस फैक्टर के ऊपर लगानी पड़ेगी जो फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो एम्प्लॉय के अंदर डीपीटीएनओ है, डिपार्टमेंट के अंदर भी डीपीटीएनओ है, और मीनिंगफुली डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट। तो आप लोगों ने पहले से आपको पता है डीपीटीएनओ इज अ कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिलेशनशिप। तो आप लोगों ने क्या किया, यू हैव जस्ट सिंपली रिटर्न इफ कंडीशन, इफ ई डॉट डीपीटीएनओ इज इक्वल टू डी डॉट डीपीटीएनओ, दैट्स इट। अब जो आप लोग लूप में कर रहे हो वही चीज हम लोग नीचे एसक्यूएल में कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। सो एसक्यूएल में कैसे करेंगे, सिलेक्ट जो चीजें आपको प्रिंट करनी है, जो चीजें आपको प्रिंट करनी है वो कॉलम के नाम। सो ई डॉट ई नेम, डी डॉट डी नेम, ये अभी हमको दो प्रिंट करने थे। फ्रॉम, फ्रॉम पहले टेबल का नेम, इनर जॉइन इज द नेम ऑफ अ कीवर्ड, करेक्ट, दूसरे टेबल का नेम। और हमेशा याद रखना, क्रॉस जॉइन को कंडीशन नहीं होती है, लेकिन इनर जॉइन को कंडीशन होती है। इनर जॉइन को कंडीशन होती है, पुट दैट ऑन कीवर्ड एंड देन ई डॉट डीपीटीएनओ इज इक्वल टू डी डॉट डीपीटीएनओ, जो मैचिंग होंगे। लोग मुझको हमेशा सवाल पूछते हैं, सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जॉइन यूज करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, एट द बिगिनर लेवल, एट द बिगिनर लेवल यू स्टार्ट ऑलवेज विद द इनर जॉइन। आगे जाके भी कुछ जॉइंस आने आने वाले हैं, एंड अगेन यू विल कीप आस्किंग मी द क्वेश्चन। रादर मैं कहूंगा, जब आपके असाइनमेंट्स आएंगे, जब असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज गो विद द इनर जॉइन फर्स्ट। और बाद में आउटर जॉइन कौन सा करना चाहिए, लेफ्ट करना चाहिए, राइट करना चाहिए, वो बाद में क्यों सवाल है। रादर मैं कहूंगा आपकी हर एक असाइनमेंट पहले आप लोग इनर जॉइन से सॉल्व करो। अगर इनर जॉइन से सॉल्व नहीं होती है, देन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ जॉइन। क्रॉस जॉइन, मैंने कहा ना, इवन दो इट इज फास्टेस्ट, यूजुअली नॉट गिविंग समथिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसलिए क्रॉस जॉइन हम लोग सबसे कम यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो जॉइन हम लोग यूज करते हैं वो है इनर जॉइन। आई होप सचिन दैट इज क्लियर। I just even revised, and now it should be clear. What I'm trying to tell you is that the inner join is used to return rows from both the tables that satisfy the join condition. Non-matching rows from both the tables will be skipped. If the join condition contains equality check, you can call it as a equi join. और अगर आपने not equal to check किया, then you may also call it a non-equi join. Please note, ये जो condition हम लोग लिख रहे हैं, वो condition आप लोग equal to की लिख रहे हो या फिर नॉट इक्वल टू की लिख रहे हो, इसके ऊपर से भी हमारे जॉइंस के टाइप होंगे। अगर इक्वल टू लिख रहे हो तो कुछ लोग इसको इक्वी जॉइन कहते हैं, अगर नॉट इक्वल टू लिख रहे हो तो कुछ लोग इसको नॉन इक्वी जॉइन कहते हैं। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। यहां पर कौन सी चीजें डिस्प्ले हो रही है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, और ये नीलेश इसके साथ मैच हो रहा है, और ये तीन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, दैट्स इट। अगर आप लोग मैथमेटिक्स से आए हो, मैथमेटिक्स से आए हो मतलब आप लोग मैथमेटिशियंस हो, आपने M1 M2 M3 जो क्लियर किया है इंजीनियरिंग का, तो 100%। जानवी, गो बैक एंड चेक द रिजल्ट। ए वी हैव गॉट लाइक एम्प्लॉइज टेबल, वी हैव गॉट डिपार्टमेंट्स टेबल। सो एम्प्लॉइज के अंदर टोटल एम्प्लॉइज कितने, एम्प्लॉइज के अंदर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, आपको ऊपर दिख रहा है। एम्प्लॉइज के अंदर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, यस 5 एम्प्लॉइज है। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। सो मैं यहां पर कह रहा हूं कि देयर आर टोटल 4 डिपार्टमेंट्स, देयर आर टोटल 5 एम्प्लॉइज, देयर आर टोटल 5 एम्प्लॉइज। हाउएवर, हाउएवर दोनों में कॉमन कितने, दोनों के कॉम्बिनेशन जो मैच होने वाले कॉम्बिनेशन है, मैच होने वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं, मैच होने वाले कॉम्बिनेशन 3 है। तो जब भी मैं इनर जॉइन की बात करता हूं,
what inner join gives me? What inner join gives me? Inner join gives me the intersection. Inner join gives me the intersection of two sets. Inner join always gives me intersection of two sets. That is something you need to understand. And which three I'm talking about? I'm talking about these three. So like Amit, second one like Rahul and Nilesh, इनके लिए आपके डिपार्टमेंट्स मैच हो रहे हैं, and that is something in front of you. Should I assume that you people have understood inner join very well? Right? If you have really understood inner join very well, then I have got one question. I'm going to give you a question and then I'm going to stop my lecture. Because आगे वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे. मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहां पर मैंने क्या प्रिंट किया है, जितने मैचिंग थे मैंने सिर्फ उतने ही डिस्प्ले किए. जितने मैचिंग थे मैंने सिर्फ इतने ही डिस्प्ले किए. अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, लिसन केयरफुली, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझको एम्प्लॉइज, लिसन केयरफुली, मुझको एम्प्लॉइज सारे के सारे प्रिंट करने. लिसन केयरफुली, असाइनमेंट में बता रहा हूं, मेरी एम्प्लॉय मेरे सारे के सारे हैं. सारे के सारे मतलब क्या? अमित और उसका डिपार्टमेंट नेम प्रिंट होना चाहिए, राहुल उसका डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए, नीलेश और उसका डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए. लेकिन नितिन और सारंग जिनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नहीं है, उनके करस्पॉन्डिंग मुझको न लाने चाहिए. उनके करस्पॉन्डिंग मुझको न लाने चाहिए. दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आई होप रिक्वायरमेंट इज क्लियर. टोटल आउटपुट मेरे को 5 रोज आने चाहिए. टोटल आउटपुट मुझको 5 रोज आने चाहिए. रुको, मैं डेटाबेस का क्वेश्चन नहीं है ये. हेलो, डेटाबेस से नहीं करना है, आपको सूडो कोड लिखना है. दैट इज अ क्वेश्चन. मैंने डेटाबेस से ये करने के लिए नहीं बोला है, मैंने आपको बोला है कि आपको सूडो कोड लिखना है. और आपको सूडो कोड क्या लिखना है? सूडो कोड ये लिखना है कि मुझको आउटपुट में जितने मैच हो रहे 3 वो तो डिस्प्ले होने चाहिए. जो मैच हो रहे 3 वो तो डिस्प्ले होने चाहिए. लेकिन जो 2 एम्प्लॉइज है जिसके लिए कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, वो भी डिस्प्ले होने चाहिए. राइटिंग एल्स डजंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जो अच्छे प्रोग्रामर्स है उनको ये समझ में आ जाएगा. आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपको डाउट है पूरा प्रोग्राम लिख के देखना. सूडो कोड तो आप लोग लिख ही सकते हो, बट यू नो सूडो कोड से आपको शायद समझ में नहीं आएगा. लेट मी टेल यू, राइटिंग एल्स डजंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी, नहीं सॉल्व करता. मुझको आउटपुट में टोटल 5 रोज आने चाहिए. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. 3 तो अभी भी आ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर 2 और रोज आने चाहिए. हाँ ज्ञानेश्वर, यू आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक. आपको शायद एक फ्लैग लेना पड़ेगा. अब एक मिनट रुको जरा, होमवर्क आपके लिए दिया हुआ है. टुमारो आई वांट यू पीपल टू गिव मी दैट सूडो कोड, और फिर मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा. इज दिस ओके? हेलो, इज दिस ओके? दैट्स इट. इतना ही मैंने असाइनमेंट, इतना ही है. नो डेटाबेस. ऑब्वियसली जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू द आउटर जॉइन, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द आउटर जॉइन इनटू द टुमारो सेशन. आउटर जॉइन क्या है, सेल्फ जॉइन क्या है, वगैरह वगैरह चीजें आती रहेगी. वी विल डिस्कस दैट इन टू टुमारो सेशन. आज के लिए आई गेस और कुछ मेरे पास बताने लायक नहीं है. शिवम, इट इज नॉट दैट इजी. करके देखना, डू द पेपर वर्क एंड ट्राई टू सॉल्व इट. इट इज नॉट दैट इजी, डोंट वरी. आई बिलीव दिस इज डन. और कुछ आपको बताने लायक है जो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ? नथिंग मच. आप लोग असाइनमेंट ट्राई करो. अगेन कुछ मैं छोटे मोटे असाइनमेंट डालने वाला हूँ. असाइनमेंट विल बी बिट ओवरवेलमिंग इफ यू आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. कल जब हमारा जॉइंस पूरा हो जाएगा, देन यू कैन थिंक ऑफ कंप्लीटिंग दैट असाइनमेंट. अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं. Look like there are no questions as such. Yes. So I'm stopping over here for now. Anyone who is having questions, they can wait. People who do not have any questions, they can leave. Bye bye. Take care. See you tomorrow and practice the joins very well. See you.